द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 281 अवशेष की खोज। जनरल ने नक्शे पर एक स्थान पर टैप किया जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र क्षेत्र से दूर था और लगभग सीधे इस आक्रामक रेखा के सामने था। ये वह लक्ष्य है जिसका मैं आपसे निरीक्षण करवाना चाहता हूँ। यह मुख्य रेखा को स्थानांतरित करने के लिए बहुत दूर है, क्योंकि इतनी दूर आगे जाने से वे हमारे पीछे छिप सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ है, एक अवशेष या कोई अन्य शक्तिशाली जादू। दिग्गज उस बिंदु से आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे स्काउट्स को संदेह है कि वे इससे कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वे सत्यापित करने के लिए पर्याप्त रूप से करीब नहीं पहुंच पाए हैं। हम प्राथमिकता रेखा नहीं हैं, बस शांत पहाड़ी दर्रे पर थोड़ी तोपखाने के साथ बी टीम के अभिजात वर्ग हैं, इसलिए हमारे पास स्काउटिंग टीमों के लिए कमांडर नहीं हैं, उन्होंने समझाया। टेसा मुस्कुराई क्योंकि उसे किसी प्रकार की दिव्य प्रेरणा मिली जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, कम से कम एक दिन के लिए आप हमारे साथ हैं। हमारे पास केवल एक उचित कमांडर है, लेकिन हमारे पास 3 कमांडर रैंक के जानवर भी हैं और इससे लड़ाई थोड़ी और बराबर हो जाती है, उसने घोषणा की। अगर वॉर ड्रैगन को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है, तो हमें वास्तव में ये देखना होगा कि वे वहाँ क्या छिपा रहे हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, यह एक विशाल हथियार बनकर हो सकता है, या ये किसी बर्फ देवी का एक साधारण मंदिर हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह हम सुबह आपके लिए एक नज़र डालेंगे और वापस रिपोर्ट करेंगे। काल ने सहमति व्यक्त की। मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्या आपने शिविर के पास कोई स्थान चुना है? मुझे पता है कि आपसे ये पूछने से बेहतर है कि क्या आपको टेंट की आवश्यकता है, जनरल ने हंसते हुए कहा। हाँ, आपके पूर्व में बड़े पेड़ शाम के लिए पर्याप्त होंगे। हम आमतौर पर पेड़ों में से एक पर बैठते हैं, काल ने समझाया। पेड़ों में क्यों? जनरल ने पूछा। क्योंकि मैं वह चीज़ हूँ जो रात में टकराती है, राय ने काल के दिमाग में उत्तर दिया। मूर्ख पक्षी को बर्फानी तूफान में डुबोने के लिए, रेमी ने जोड़ा। बेहतर होगा। तुम बदमाश, मुझे पता था कि तुम जानबूझकर हवा को खराब कर रहे हो, हॉक ने शिकायत की। उनके जवाबों को सुनते हुए काल मुस्कुराया। कई कारण, लेकिन ज़्यादातर वहाँ ज़मीन पर रहने से ज़्यादा आरामदायक है और चलने वाले दुश्मनों की तुलना में पेड़ पर चढ़ने वाले दुश्मन कम हैं। जनरल ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है कि उसे पेड़ पर सोने को आरामदायक बनाने की कोई तकनीक न पता हो, लेकिन अगर काल को पता होता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। एलिट कभी भी कैंप में नहीं रहना चाहते थे जब तक कि वे ऑफिस में काम करने वाले न हो या उनके पास आपूर्ति न हो, इसलिए वह इस बात से नाराज़ नहीं होने वाला था कि वे पास में सोना चाहते थे। ठीक है, शिकार करने में मज़ा लें और मैं कल आपकी रिपोर्ट की उम्मीद करूंगा जब आप लोकेशन छोड़ेंगे, जनरल ने जोर देकर कहा। उन्हें काम पर वापस जाने के लिए विदा किया। रे ने उनके लिए पेड़ों में एक अच्छा किला बनाया, जबकि हॉक ने रेमी पर कड़ी नज़र रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उनके कैंप के आसपास उड़ती बर्फ को सक्रिय रखने के लिए चुपके से कोई छोटा सा बर्फीला तूफान न डाल रही हो। बर्फीला तूफान सांप निश्चित रूप से अविश्वसनीय था। वह फ्रॉस्ट जायंट से बुरी आदतें सीख रही होगी। सबसे बुरी बात यह थी कि वह उस पर चीज़ें भी नहीं फेंक सकता था क्योंकि वह सिर्फ एक बेवकूफ़ सांप थी और वह शायद उसे खा लेगी। अगर वह उसे बीमार कर देता तो काल पागल हो जाता। अगली सुबह उन्होंने शिविर समेट लिया, दोहरी दीवार वाले किले को छोड़कर जिसने शाम के लिए उनकी अच्छी सेवा की थी, और उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जिसे जनरल ने नक्शे पर चिन्हित किया था। हॉक की टोही के अनुसार यह उड़ती हुई बर्फ से भरी घाटी के भीतर छिपा हुआ था, जहां से वह ऊपर से ज़मीन नहीं देख सकता था, और वह उसमें नीचे नहीं उड़ने वाला था अगर हवाएं इतनी तेज़ होती कि वह उड़ ना पाता। वह शक्तिशाली था, लेकिन उसके पंख बहुत नाजुक थे और एक बार जब वे गलत दिशा में अत्यधिक हवाओं द्वारा अपनी जगह से हट जाते तो उसे ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता। हॉक का कहना है कि बर्फ़ इतनी तेज़ चल रही है कि घाटी में नीचे तक देखना मुश्किल है, इसलिए हम असल में अंधेरे में जा रहे हैं। जब हम अंदर जाएंगे तो मुझे उसे बुलाना होगा या किसी के पैक पर बैठाना होगा, क्योंकि तेज़ हवाएं उड़ान में समस्याएं पैदा करेंगी। वास्तव में हमें दाना और लोट्स को थोर और रे से बांधना पड़ सकता है, या वे भी उड़ सकते हैं, काल ने मजाक किया। ठीक है, यह एक मजाक था, लेकिन जब वे घाटी के किनारे पहुंचे और तेज़ हवाओं को महसूस किया तो यह ज़्यादा व्यावहारिक विचार लगने लगा। वे रिज लाइन के पास पेड़ों में इंतजार करते रहे जबकि वे कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे थे, और देखते रहे कि फ्रॉस्ट जायंट्स का एक समूह उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे मोर्चे की ओर जा रहा है। फिर आधे घंटे बाद दूसरा समूह उसी रास्ते से गया। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन जायंट्स में कुछ अजीब है? लोट्स ने दूसरे समूह को देखते हुए पूछा। काल ने उनका और करीब से निरीक्षण किया। एक कमांडर, 9 आरोही, मानक समूह गठन, हथियारों का सामान्य वर्गीकरण, कुछ कुल्हाड़ियों के साथ ब्लेड। लोट्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, चलो यहाँ दूसरे समूह का इंतजार करते हैं। इस समूह को जितना हो सके उतना याद कर लो और मुझे लगता है कि यह समझ में आएगा। काल ने ऐसा किया और फिर उन्होंने दूसरे समूह के बाहर आने के लिए आधे घंटे तक इंतजार किया।
एक कमांडर, 9 आरोही, हथियारों का एक संग्रह। हथियारों का एक ही संग्रह, एक ही पोशाक भी। हमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि समूह बाद में मिलते हैं, लेकिन वे समूह एक जैसे हैं। काल ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल, इसलिए हमें एक जैसी तलवारें मिल रही थीं। इसलिए नहीं कि कोई जुनूनी फ्रॉस्ट जायंट लोहार है, बल्कि इसलिए कि समूहों का क्लोन बनाया जा रहा है। टेसा की आंखें फिर से लाल हो गईं और काल ने युद्ध पादरी को देखकर मुस्कुराया। हम जल्द ही नीचे जा रहे हैं, हम आपकी देवी को निराश नहीं करेंगे। समूह अभी अभी गया है, इसलिए हमें अभी अंदर जाकर खोज शुरू करनी चाहिए। अगर वे हर कुछ मिनट में एक समूह को बाहर निकाल सकते तो सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। काल ने समूह को उड़ती बर्फ में, रिज से नीचे और घाटी के तल में ले गया। वे अपने सामने केवल कुछ मीटर ही देख सकते थे, इसलिए जब तक वे गलती से किसी समूह से नहीं टकराते तब तक कुछ भी उनका पीछा नहीं कर सकता था। दृश्यता की कमी, थर्मल दृष्टि के साथ भी इसे एक असंभव कार्य की तरह लग रहा था, लेकिन एक बार जब वे घाटी के तल के करीब पहुंच गए तो तूफान समाप्त हो गया, उनके सिर के ऊपर उभरा हो गया और फ्रॉस्ट जायंट से भरी एक पूरी घाटी दिखाई दी। क्षेत्र में उनमें से सैकड़ों थे जो क्रिस्टल के एक स्पंदित नीले स्तंभ के चारों ओर खड़े थे। हाँ, मुझे अच्छी चीज चाहिए, उस चमकदार पत्थर को मेरे दलदल में डाल दो, रेमी ने जोर दिया। पहले हमें वहां जाना होगा और जायंट से छुटकारा पाना होगा। काल हंसा। यहाँ समूह वही थे जिन्हें उन्होंने पिछले 2 को जाते हुए देखा था। प्रत्येक कमांडर के लिए 9 चढ़े हुए, और अब जब काल उन्हें एक साथ देख सकता था, कमांडरों के चेहरे एक जैसे थे, लेकिन उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग पैटर्न चित्रित किए गए थे। ये कैसे सभी को पता नहीं चला, यह एक रहस्य था, लेकिन किसी ने वास्तव में फ्रॉस्ट जायंट के चेहरों को याद करने की कोशिश नहीं की। ओह देखो, एक स्वागत पार्टी है, टोरी ने आह भरी जब फ्रॉस्ट जायंट्स घुसपैठियों की ओर मुड़ने लगे। टेसा ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो उन्हें निराश नहीं करते। अगर किसी के पास कोई गुप्त कौशल है तो अब उसे दिखाने का समय होगा। काल ने जल्दी से अपने अंक चेक किए। 21 बचे। उसके पास अपने कौशल वृक्ष से कई विकल्प उपलब्ध थे, उसे बस एक विकल्प चुनना था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। संतुलन कौशल 50 अंक। विकास किसी भी बंधे हुए पालतू जानवर को कौशल का उपयोग करने पर एक रैंक उच्चतर रूप में विकसित करें। प्रति जानवर एक बार उपयोग करने योग्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है। कौशल मास्टर रैंक 3 उपलब्ध 100 अंक। अभ्यास के साथ सभी कौशल को उनके वर्तमान स्तर से एक स्तर उच्चतर कौशल में विकसित होने की अनुमति देता है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टियर 2 कौशल 10 अंक। क्रूरता लक्ष्य जानवर के आकार और ताकत को प्रति रैंक 10% बढ़ाता है, कमांडर के लिए 40%। 10 अंक। बाधा बीस्ट मास्टर या बीस्ट मास्टर के वर्तमान रैंक पर चयनित लक्ष्य के चारों ओर एक अवरोध बनाता है। 10 अंक। बेस्टियल रीजनरेशन लक्ष्य के उपचार कारक को बहुत बढ़ाता है। 10 अंक। रिफ्रेश प्रति रैंक 10 मिनट के लिए थकान को खत्म करता है, कमांडर पर 40 मिनट। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टियर 3 कौशल बीस्ट मास्टर और सभी सक्रिय जानवरों पर निष्क्रिय रूप से सक्रिय हो जाएगा। 20 अंक। शैटर शारीरिक हमले प्रतिद्वंद्वी के शरीर के माध्यम से कंपन पैदा करते हैं जो अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और हड्डियों को तोड़ सकते हैं। 20 अंक। तीक्ष्णता स्लैशिंग, स्टैबिंग और डिसइंटीग्रेशन प्रकार की क्षमताएं प्रति रैंक 10% तक क्षति में वृद्धि करती हैं, कमांडर पर 40%। 20 पॉइंट। क्रशिंग ब्लो ब्लंट इम्पैक्ट स्किल्स हर रैंक पर 10% तक नुकसान बढ़ाती हैं, शैटर से होने वाले नुकसान पर प्रभावी, कमांडर पर 40%। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। काल ने एक पल के लिए स्किल्स को देखा और फिर उनके सामने मौजूद लक्ष्यों की भरमार को देखा। निश्चित रूप से कुछ विकल्प थे जो आज उसके लिए अच्छे साबित हो सकते थे। अध्याय 282 घाटी में हिमपात। क्षमा करें थोर, अगला वाला आपके लिए होगा। काल ने अपना चुनाव करते हुए माफी मांगी। 20 अंक। तीक्ष्णता स्लैशिंग, स्टैबिंग और विघटन प्रकार की क्षमताएं प्रति रैंक 10% तक क्षति में वृद्धि करती हैं, कमांडर पर 40%। तीक्ष्णता सीखी। रैंड और श्रेड दोनों स्लैशिंग प्रकार के कौशल थे, जैसा कि लेसेरेट था।
दुर्भाग्य से चेन लाइटनिंग विघटन क्षमता नहीं थी, लेकिन वह जो भी प्राप्त कर सकता था उसे ले लेता था। एक बार जब सभी पर हेस्ट और टेरर सक्रिय हो गए और स्पाइडर गोलेम को बुलाया गया तो वे फ्रॉस्ट जायंट चार्ज का सामना करने के लिए तैयार थे। वापस बर्फ के तूफान में काल ने दुश्मन की दृष्टि की रेखा को सीमित करने का इरादा रखते हुए आदेश दिया। लोर्ड्स ने वापस चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। वे इसे सक्रिय रखने के लिए अपने जादू का उपयोग कर रहे हैं और अब जब उन्हें पता है कि यहाँ दुश्मन है तो यह नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए वे तूफान में फंस गए जब तक कि वे हमले के दौरान कमांडर रैंक, बर्फीला तूफान और अंधा कर देने वाली बर्फ के सैकड़ों मीटर के बीच से घाटी से बाहर नहीं निकल सकते थे। फ्रॉस्ट जायंट्स हमला कर रहे थे, इसलिए काल ने बोनस ऊर्जा चोरी के लिए अपनी बड़ी तलवार को अपने पैक में बांध लिया, फिर उन्हें धीमा करने के लिए चेन लाइटनिंग से चार्ज किए गए तीरों की झड़ी लगा दी। तीक्ष्णता और आतंक के लाभों के साथ तीर नंगे मांस पर लगने पर आरोही रैंक के दिग्गजों के बीच छेद कर रहे थे और बिजली अपना काम कर रही थी, मांस को झुलसा रही थी और स्पाइडर गोलेम को चमकने का समय देने के लिए उनकी गति को धीमा कर रही थी। दो हड्डी सफ़ेद लकड़ी के निर्माणों ने खुद को फ्रॉस्ट जायंट रैंक में लॉन्च किया और राय के नाम के अनुरूप रक्त और शरीर के अंगों की बारिश हुई। नियमित कमांडर रैंक गोलेम की तुलना में लगभग दोगुने नुकसान के साथ, जिसमें टिकाऊ निर्माण बोनस था और 40% बढ़ी हुई गति के साथ, वे आरोही रैंक लक्ष्यों के माध्यम से मौत के 8 पैर वाले बवंडर थे। मैज ने कमांडरों पर अपने मंत्रों को छोड़ दिया, जल्दी से समझ लिया कि स्पाइडर गोलेम क्या चाहते थे। वे भारी संख्या को खत्म कर रहे थे जबकि बाकी सभी को मजबूत लक्ष्यों से निपटने के लिए छोड़ रहे थे। काल ने समूह को आगे बढ़ाया, तूफान से दूर, ताकि वे बर्फ से पीछे से घात न लगा सकें, और अपने तीरों को बड़े फ्रॉस्ट जायंट्स पर मोड़ दिया। जब बर्फ के टुकड़े वापस आए तो थोर का सुरक्षा घेरा उनके चारों ओर भड़क गया। उनकी बिजली की बाधाएं पकड़ रही थीं और जब लाइटनिंग सेरो आगे था तो वह सक्रिय रूप से लड़ नहीं रहा था, वह केवल अपने बचाव को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि गोलेम ने सभी करीबी मुकाबला काम किया। यह अच्छी बात है कि आपको तीरों की आवश्यकता नहीं है, टोरी ने हौंफते हुए कहा, क्योंकि उसने और अधिक मैजिक मिसाइल ऑर्ब्स बनाए। थोर की ताजगी देने वाली क्षमताओं ने मदद की, लेकिन वह दिग्गजों के खिलाफ अपनी क्षति दर को बनाए रखने के लिए जल्दी से मैना जला रही थी, जो उससे एक रैंक ऊपर थी। अपने मंत्रों की व्यक्तिगत शक्ति को कम करें, हम कुछ समय तक ऐसा करने जा रहे हैं और हम आपको थका नहीं सकते, काल ने उसे याद दिलाया। दाना ने पहले ही ऐसा कर लिया था और व्यक्तिगत मंत्रों में अतिरिक्त प्रयास करने के बजाय गंभीर चोटों का कारण बनने के लिए कई हिट पर निर्भर था। हॉक थोर की पीठ पर था, जो उनके पास आने वाली किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए रैंक का उपयोग कर रहा था। ये रॉयल रैंक नहीं था, लेकिन यह उसकी ऊर्जा पर सबसे आसान मंत्र था और वह इन हमलों को पूरे दिन जारी रख सकता था। वे अभी भी फ्रॉस्ट जायंट्स को गहराई से काटते हैं और एक पल के लिए वह राय की लेसरेट क्षमता से ईर्ष्या करता है। अगर रैंड ने उन्हें इस तरह से खून बहाया तो ये बहुत बेहतर होगा। राय समूह के करीब रह रही थी, उन दिग्गजों को निशाना बना रही थी जो रक्षकों की पहली पंक्ति से आगे निकल गए थे या जो दाना के स्टोन गोलेम को परेशान कर रहे थे, और उनके चारों ओर की जमीन ठंडे नीले फ्रॉस्ट जायंट के खून से भीग रही थी, क्योंकि काल धीरे धीरे समूह को विशाल क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ा रहा था। राय का भला मंत्र, जो नागा दलदल से प्राप्त हुआ था, उसकी कुछ अन्य क्षमताओं की तरह विनाशकारी नहीं था, लेकिन छोटे स्पाइक्स ने फ्रॉस्ट जायंट्स को छलनी कर दिया और दर्जनों भारी रक्तस्राव वाले घाव छोड़ दिए। लेसरेट के साथ संयोजन काफी प्रभावशाली साबित हो रहा था। काल देख सकता था कि क्रिस्टल के आधार पर एक मंत्र सक्रिय था और लक्ष्य इसे रोकना था। ये वह मंत्र होना चाहिए था जो अधिक फ्रॉस्ट जायंट्स को बुला रहा था, और जब उनकी संख्या कम होने के साथ यह धीरे धीरे फीका पड़ रहा था तो वे तब तक पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जब तक कि यह खत्म न हो जाए। ओफेलिया ने उनके दाईं ओर एक जगह की ओर इशारा किया और काल ने समूह की चाल को समायोजित किया ताकि वह देख सके कि वह क्या है। वेबियर बरसकर नीचे झुका और एक फ्रॉस्ट जायंट महिला की लाश से एक किताब निकाली जो क्लोन से मेल नहीं खाती थी, इससे पहले कि वह किताब काल को फेंके। ये किसी तरह की स्पेलबुक की तरह लग रही थी, न कि कौशल पुस्तक की, लेकिन ये रैमी के लिए उपयोगी हो सकती है अगर मृत जायंट एक शमन था। अगर नहीं तो वह बस अपने बरसकर भालू के लिए इसे पकड़ कर रखेगा। राय ने खुशी में फुफकारते हुए स्पाइडर गोलेम के एक नए समूह को बुलाया जो काल को याद से बड़े दिखाई दिए। क्या उसने अभी अभी अपने गोलेम को अपग्रेड किया है? लोर्ड्स ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है वही कौशल जिसने हॉक को फायर बॉडी को बेहतर बनाने की अनुमति दी थी वह सभी पर सक्रिय है। काल ने वापस बुलाया क्योंकि वह तीर चलाना जारी रखता था। उसकी भुजाएं दुख रही थीं, यहाँ तक कि ताजगी देने वाले प्रभाव के बावजूद, और वह मानसिक रूप से चेन लाइटनिंग से थक गया था, जिसका उपयोग वह अब केवल तब कर रहा था जब लक्ष्यों का समूह होता था। एक तीर ने एक दुर्भाग्यपूर्ण आरोही रैंक फ्रॉस्ट जायंट को चेहरे पर मारा, फिर उसके हेलमेट के अंदर जाकर लगा, जिससे शरीर पीछे की ओर एक कमांडर में जा गिरा, जिसने काल को अपनी आंखों में शुद्ध हत्या के भाव से घूरा।
टेसा हंस रही थी और लाल रोशनी से चमक रही थी क्योंकि उसने सभी पर किसी तरह का क्षेत्र बफ डाला था। यह उस तरह का युद्ध था जिसकी उसके संरक्षक देवता को लालसा थी। शुद्ध नियंत्रित हिंसा, पूर्ण भारी शक्ति के साथ दुश्मन की स्थिति को कुचलना। हर ड्रैगन पुजारी ड्रैगन प्रजाति के तरीकों को जानता था। ताकत ही सही है। उन सभी के काम करने के अपने तरीके थे। हालांकि ड्रैगन्स ने एक साथ काम करने और समाज को चालू रखने के लिए कम से कम कुछ प्रयास किए, लेकिन जब संघर्ष की बात आई तो सबसे मजबूत लोगों को ही बोलने का अधिकार था। टेसा का मंत्र पूरा हो गया और गोलेम, साथ ही काल के तीर, लाल ऊर्जा की एक परत में लिपटे हुए थे, जिससे फ्रॉस्ट जायंट्स घायल होने के बाद उबलने और फटने लगे। काल को नहीं पता था कि उस दिव्य आशीर्वाद को क्या कहा जाए, लेकिन यह इस समय उसके दिमाग में आने वाली सबसे अद्भुत चीज थी, क्योंकि फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी घाटी उनकी ओर बढ़ रही थी। काल ने बस अपने तीरों को ज्वलंत शरीर से आग से ढकना शुरू कर दिया और उन्हें चार्ज करने वाले जायंट्स पर छोड़ दिया। टेसा के आशीर्वाद के सक्रिय होने के साथ घाव उबलने लगे और पैर पर एक बार भी घातक हो सकता था। वे जमीन पर मंत्र और फ्रॉस्ट जायंट्स की अंगूठी के करीब पहुंच रहे थे, जो अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर रहे थे। वृत्त के बीच में एक अजीब सा क्रिस्टल है। रेमी ने देखा कि वे 10 मीटर दूर थे। उनके और मंत्र के बीच कमांडर रैंक जायंट्स की एक दीवार थी। आप कितने भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं? काल ने स्पिरिट स्नैक से पूछा। काफी भाग्यशाली। हम काम खत्म करने के बाद तुम मुझे वह बड़ा पत्थर जरूर दोगे, उसने जवाब दिया। फिर इस अगले विशालकाय को टखने से पकड़ो और मैं तुम्हें छोटे क्रिस्टल को वापस पाने के लिए घेरे में भेज दूंगी। एक बार जब तुम इसे पालोगे तो सीधे अपने स्थान पर लौट आओ, इससे पहले कि वे तुम्हें सुशी रोल में बदल दें, काल ने निर्देश दिया। काल ने अपने हथौड़े पर स्विच किया और रैमी उसके पैर पर चला गया। जब वह करीब आया तो हमला करने के लिए तैयार था। काल ने हाथापाई की लड़ाई में छलांग लगाई और अपने पैर को आगे की ओर लात मारी। रैमी को अपने लक्ष्य विशालकाय पर फेंक दिया, जिसने बड़े आकार के हथौड़े के प्रहार को रोकने के लिए एक ढाल उठाई, लेकिन कुंद हथियार पर ज्वलंत शरीर की 5 परतों से पीछे की ओर उड़ा दिया गया। वह जादू के घेरे के ठीक ऊपर से उड़ गया, यहाँ तक कि जादूगरों के ऊपर से भी, जो टकराव से बचने के लिए झुक गए। जैसे ही वह उसके ऊपर से गुजरी, रैमी उसके शरीर से नीचे गिर गई और अजीब वस्तु को पूरी तरह से निगल लिया और फिर अपने स्थान पर लौटकर उसे थूक दिया। ऊपर का तूफान तुरंत रुक गया, जिससे युद्ध के मैदान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए था, ओफेलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा कि घाटी के बीच में विशाल नीला पत्थर और भी अधिक हिंसक रूप से धड़कने लगा, जिससे जमीन हिलने लगी। मुझे लगता है कि तुम सही हो। सभी लोग सवारी पर चढ़ो, हम जा रहे हैं। काल ने दाना को पकड़ते हुए आदेश दिया और जादूगर के पास से भागा। लोट्स राय पर चढ़ गया, जबकि स्टोन गोलेम्स ने टोरी और टेसा को पकड़ लिया। थोर ने सभी को घाटी से बाहर खदेड़ते हुए हंसने से बचने की कोशिश की। यह एक शानदार खेल था। वे भागे, फ्रॉस्ट जायंट्स के चेहरे पर थप्पड़ मारे और अब वे वापस थप्पड़ खाने से पहले ही भाग गए। हॉक ने उनका पीछा कर रहे जायंट्स पर वापस फायर किया, जबकि स्पाइडर गोलेम्स ने ज्वार को रोकने और उन्हें घाटी में रखने की पूरी कोशिश की। अब जब तूफान चला गया था तो पक्षी हवा में उड़ गया और दुश्मन पर रैंड और फायरबॉल्स के संयोजन से बमबारी की। तेज भागो, वह पत्थर टूटने लगा है, उसने चेतावनी दी जब समूह घाटी की चोटी पर केवल 2/3 रास्ता तय कर पाया था। स्पाइडर गोलेम्स के रक्षात्मक प्रयासों की बदौलत जायंट्स उनसे काफी पीछे रह गए थे, लेकिन हॉक सही था। वह चमकता हुआ पत्थर बर्फ को चमकीले नीले रंग में चमका रहा था, जो उस पर पड़ने वाले मानस उछाल की तीव्रता के साथ था। रैमी ने अपनी निराशा को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसे उसका पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन अब वह फटने वाला था और उसके पास केवल एक मोटी महिला की प्यारी सी क्रिस्टल मूर्ति बची थी। कम से कम उस पर मजबूत शमन जादू था, इसलिए वह उसे अपने दलदल में रख सकती थी और शक्ति का आनंद ले सकती थी। अध्याय 283 क्लोज कॉल। आइस मैजिक का एक विस्फोट उन पर बह गया, थोर की रिफ्रेशिंग लाइटनिंग को चकनाचूर कर दिया और उसके रास्ते में फंसे लोगों को जोरदार टक्कर मारी। राय ने ओफेलिया और काल की रक्षा के लिए अपने स्पाइडर गोलेम्स को करीब बुलाया, लेकिन हिंसक जादू से उनकी बाहरी परतों को छिन्न भिन्न होते हुए देखा, इससे पहले कि वह रिज के ऊपर से निकलकर एक विशाल चट्टान के पीछे छिप जाए। स्टोन गोलेम धूल में बिखर गए और थोर को हवा में फेंके जाने के कारण सभी के ऊपर की बाधाएं टूट गईं। क्षतिग्रस्त तराजू के निशान छोड़ते हुए उसने अपने स्थान पर लौटने का फैसला किया। काल ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और उसने दाना को व्यर्थ ही पकड़ लिया, क्योंकि जादू ने उसे स्पाइडर गोलेम को चीरने के बाद उड़ा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कुछ टूटा है। बाद में उसे दर्द होगा, लेकिन उसका कवच टिक गया। उसने दाना पर अपनी पकड़ खो दी, लेकिन उम्मीद है कि वह उसके और गोलेम दोनों के साथ शुरुआती विस्फोट के खिलाफ ढाल के रूप में ठीक रहेगी। जब विस्फोट पत्थर से फैल गया था तो हॉक किसी भी चोट से बचने के लिए अपने स्थान पर छिपने के लिए वापस आ गया था, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट इतने भाग्यशाली नहीं थे।
उनमें से अधिकांश अभी भी पत्थर के चारों ओर इकट्ठे थे। जब यह विस्फोट हुआ था तो इसे स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। विस्फोट ने एक चमकीले नीले मशरूम बादल को आसमान में उड़ा दिया, जिसने किसी भी पर्वत श्रृंखला को बौना बना दिया। यह 1000 किलोमीटर दूर से सभी अग्रिम पंक्तियों के साथ साथ फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र में भी दिखाई देगा। चेक इन करें, क्या सभी ठीक हैं? काल ने अपने पैरों पर खड़े होते ही आवाज लगाई। थोर ने अपने स्थान से एक दुखी आवाज निकाली, फिर बैरियर को सभी के ऊपर वापस ले आया, जबकि बाकी सभी दर्द से कराह रहे थे। रिफ्रेशिंग लाइटनिंग और रैमी का हीलिंग स्प्लैश, जिसे वह अब सभी पर फेंक रही थी, बिल्कुल वही था जिसकी सभी को जरूरत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन 2 मंत्रों से ज्यादा गंभीर चोटें थीं। लोर्ड्स ने समूह पर अपना क्षेत्र उपचार मंत्र डाला और काल ने टेसा को शाप देते हुए सुना, क्योंकि वह अपने टूटे हुए हाथ को ठीक कर रही थी ताकि यह ठीक से ठीक हो जाए, जादूगरों की मदद करने से पहले, जो उपचार मंत्र के सुन्न करने वाले प्रभाव के बावजूद और भी ज्यादा दर्द में थे। काल कुछ मिनटों के लिए बर्फ में लेटा रहा। जैसे जैसे उपचार मंत्र अपना काम करता गया, उसने अपनी सांसें थमी और उसके जोड़ों का दर्द कम होने लगा। देखा, ओफेलिया के फर पर थोड़ा खून था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि स्पाइडर गोलेम ने विस्फोट का सबसे बुरा असर झेला था। ये जादू करने वाले थे जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, और पादरी दोनों ही इस काम में व्यस्त थे। 15 मिनट के बाद सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके चारों ओर एक सुनहरी चमक थी, क्योंकि पादरी अपने कवच की मरम्मत के लिए एक साथ जादू करने के लिए काम कर रहे थे। ये प्रकृति जादू का एक रूप था जिसे मेंट कहा जाता था। अगर गियर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था तो ये काफी उपयोगी था। उन्हें पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, लेकिन इसे भटकती प्रकृति पुजारिन या युद्ध पुजारिन के लिए बुनियादी चीजों में से एक माना जाता था। खास तौर पर एक रेड ड्रैगन पुजारिन जो अनाथों के साथ काम करती थी। उन्हें जितने भी मरम्मत के मंत्र मिल सकते थे उनकी जरूरत थी, ताकि बच्चे उनके पास मौजूद कुछ कपड़ों को नष्ट न कर दें। बहुत बढ़िया, काम हो गया, कोई हताहत नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हम फ्रंट लाइन पर वापस जाएं और आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ दिन बिताएं। काल ने फैसला किया। लोर्ड्स ने थका हुआ हाथ उठाया। मैं वोट देता हूं कि हम ऐसा कुछ भी करें, लेकिन ऐसा न करें। क्या आपको पता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कितने सवाल उठेंगे? मैंने ऐसा विस्फोट कभी नहीं देखा, और हर किसी ने इसे देखा और महसूस किया होगा। काल से कुछ मीटर की दूरी पर डाना ने सिर हिलाया। उसकी बात सही है। मैं कहता हूं कि हम रेडियो पर कॉल करें और उन्हें बताएं कि हम मरे नहीं हैं, फिर 2 हफ्ते के लिए कहीं पहाड़ियों में छिप जाएं। उसने काल की छाती से रेडियो पकड़ा और भौहें सिकोड़ लीं। इसमें से धुआं निकल रहा है। काल ने उस पर बर्फ डाली जिससे धुआं निकल रहा था, फिर उसे बंद करके फिर से चालू किया। कोई रोशनी नहीं थी, किसी भी चैनल पर कोई आवाज नहीं थी, कुछ भी नहीं। रेडियो जल गया है। क्या कोई मेरे पैक से आपातकालीन फोन निकाल सकता है? काल ने पूछा। डाना ने साइड पाउच का बटन खोला और छोटा आपातकालीन फोन निकाला। काल ने डायल टोन के लिए बटन दबाया और कुछ नहीं मिला। उस पर भी कोई रोशनी नहीं थी, हालांकि उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। आपातकालीन फोन भी मर चुका है। उसने आह भरी। लोर्ड्स के क्षेत्र उपचार मंत्र के साथ मिलकर अवरोध ने समूह को हुए नुकसान की पहले ही मरम्मत कर दी थी, लेकिन यह उनके संचार उपकरणों को ठीक नहीं कर सका। ठीक है, शायद अगर हम स्काउट टीम को ढूंढने जाएं, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हम मरे नहीं हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि वे हमारे परिवारों को रोने न दें। ओफेलिया ने सुझाव दिया। टोरी हैरान दिखी, मानो वह भूल गई हो कि यह एक संभावना थी। अगर उन्हें मृत मान लिया जाता तो उन्हें युद्ध हताहतों की सूची में जोड़ दिया जाता, और उनके परिवारों को उनकी अंतिम दर्ज रैंक के आधार पर सरकार से मृत्यु लाभ मिलता। चूंकि वे सभी युवा थे या पादरी थे, इसलिए यह उनके माता पिता को मिलेगा, न कि उनके जीवनसाथी को, लेकिन यह अभी भी काफी बुरा था। हॉक, क्या तुम हमारे लिए एक स्काउट टीम ढूंढ सकते हो? हॉक ने अपना स्थान छोड़ दिया और मुख्य लाइन की नज़रों से दूर उनसे मिलने के लिए एक स्काउट टीम की तलाश में उड़ गया। इस तरह वे बैठक कर सकते थे, फिर बिना किसी के हस्तक्षेप के युद्ध के मैदान में गायब हो सकते थे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि सामने की लाइन से दर्जनों स्काउट उनकी ओर आ रहे थे, यहां तक कि सामने की लाइन के दूसरे हिस्सों से कुछ 2 व्यक्ति की टीमें भी उनकी ओर भाग रही थीं। केवल उनके सबसे करीबी लोगों को ही संदेह होगा कि यहाँ पहले से ही अभिजात वर्ग का कोई व्यक्ति मौजूद है, लेकिन उन्हें सभी को ये पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि स्थिति क्या थी, और यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो ये दृश्य बहुत चिंताजनक होगा। वे अग्रिम पंक्ति में नहीं थे, लेकिन वे उससे बहुत दूर भी नहीं थे, इसलिए अन्य पंक्तियां यह नहीं बता पाएंगी कि यहाँ की रेखा पर अभी कोई आपदा नहीं आई है। काल ने समूह को स्काउट्स के निकटतम समूह की ओर मोड़ा और देखा कि अन्य लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे। वे घटनास्थल पर सबसे पहले थे, इसलिए उनके पास उन अन्य लोगों की तुलना में अधिक जानकारी हो सकती है जो अभी तक साइट पर नहीं पहुंचे थे। कमांडर, क्या आपका समूह उस समय नज़दीक था जब ये घटना हुई? क्या सभी ठीक हैं? वे जिस पहली स्काउट टीम तक पहुंचे, उसके नेता ने पूछा। वास्तव में हम ठीक थे।
हमें क्रेटर घाटी की टोह लेने का काम सौंपा गया था और यह फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ एक पूरी लड़ाई में बदल गया। रास्ते में कहीं एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर अस्थिर हो गया और उसका विनाश सभी ने देखा। काल ने समझाया। बिल्कुल सही, मैं रिपोर्ट करने के लिए एक धावक को वापस लाइन पर भेजूंगा। काल ने उसे भ्रमित नज़र से देखा। बस रेडियो पर बता दो। स्काउट ने अपना सिर हिलाया। विस्फोट ने बेस में मौजूद हर रेडियो को नष्ट कर दिया। जब हमारी टीम भेजी गई तो हमारे पास कोई संचार नहीं था। उन्हें जल्द ही कुछ ठीक कर लेना चाहिए। मैंने फ्यूज़ के फटने के बारे में कुछ सुना, लेकिन मेरे पास काम करने वाला रेडियो नहीं है। यहाँ भी यही हुआ। मेरा आपातकालीन फ़ोन भी जल गया है। विस्फोट होने के समय हम अभी भी गड्ढे में थे। काल ने समझाया। आप जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हैं। मैं धावक से जनरल को समझाऊंगा कि आपकी टीम ठीक है। आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फ्रंटलाइन समूहों के बीच जंगल में। मैं कुछ दिनों में नया रेडियो लेने आऊँगा या किसी दूसरे स्काउट समूह से एक रेडियो चुरा लूँगा। काल ने जवाब दिया। स्काउट मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपनी पूरी टीम को वापस लाइन में ले गया। वे कुलीन थे, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, और वे काल को बिना किसी संचार के बेस की अराजकता में सीधे लाने की कोशिश में अपनी सांस बर्बाद नहीं करने वाले थे। अगले 2 घंटों तक काल ने विभिन्न स्काउट समूहों को स्पष्टीकरण दोहराया, जो स्पष्टीकरण देने के लिए फ्रंटलाइन शिविरों में लौट आए, क्योंकि जो कोई भी उसके पास इतनी तेजी से पहुंचने के लिए पर्याप्त था, उसने विस्फोट में अपने रेडियो खो दिए थे। जाने का समय हो गया है। फ्रॉस्ट जायंट सेना 40 किलोमीटर दूर शहर से क्रेटर के लिए आ रही है। हॉक ने उन्हें सूचित किया क्योंकि स्काउट समूहों में से अंतिम समूह जाने वाला था। आप लेफ्टिनेंट, मैं आपका नाम भूल गया। शहर से इस तरफ फ्रॉस्ट जायंट सेना बटालियन आ रही है। क्या आप दौड़कर जनरल को बता सकते हैं कि आज बाद में उनके पास आने वाली शत्रु सेनाएं होने की संभावना है? काल ने उनके पीछे चिल्लाया। कोई समस्या नहीं, कमांडर। इससे पहले कि वे आपको देखने के लिए इतने करीब आ जाएं, खुद को दूर कर लें। काल ने सिर हिलाया और टीम को ले गया। युद्ध रेखा के 2 खंडों के बीच जंगल की ओर चला गया, जहां वह टीम को ले जा सकता था और केवल 1 या 2 घंटे में पहाड़ की गुफाओं में गायब हो सकता था। इससे फ्रॉस्ट जायंट्स उन्हें खोजने से बच जाएंगे, और अगर रेमी ने एक बार ब्लिज़ार्ड फेंका तो वे नज़रों से ओझल हो जाएंगे। वे पीछा करने के लिए कोई निशान भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ब्लिज़ार्ड उपयोगी है। रेमी ने सहमति जताई, जबकि अपनी नई मूर्ति के चारों ओर कुंडलित होकर ये निर्धारित करने की कोशिश कर रही थी कि यह किस लिए है। ब्लिज़ार्ड उपयोगी है, हॉक ने नकल की, जबकि थोर ने हंसते हुए उसके बगल में खड़े समूह के सदस्यों को चौंका दिया। वे आइस मैजिक के गुणों के बारे में बहस कर रहे हैं, काल ने समझाया, जबकि जादूगर थोर की पीठ पर टेसा के पीछे चढ़ गए और गोलेम को हटा दिया गया। यहाँ की तलहटी में पेड़ घने थे और थोर को बाहर निकालना पड़ा, जबकि रे ने अपने स्थान पर वापस जाने का विकल्प चुना, क्योंकि वह लोड्स को गिराए बिना पेड़ों के बीच से बगल में नहीं चढ़ सकती थी। रेमी ने ब्लिज़र्ड के साथ एक बर्फीला तूफान शुरू किया, क्योंकि हॉक ने उन्हें एक अच्छी गुफा की दिशा बताई थी जिसे उसने खोजा था। यह एक बड़ी गुफा परिसर का हिस्सा था, जहां तक वह अपनी संक्षिप्त खोज के बाद बता सकता था, लेकिन वहां ऐसे स्थान थे जिन्हें सुरक्षा के लिए बंद किया जा सकता था, और पूरी जगह अच्छी तरह से भूमिगत थी और पहाड़ के पत्थर से गर्म थी। मेरे लिए ये काफ़ी है। हम शायद एक और गुफा का पता लगा सकें और बर्फ में बाहर जाए बिना कुछ दिन बिता सकें। काल सहमत हुए। यह शायद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन हॉक को बर्फ न होना अच्छा लगा। अध्याय 284 अच्छी गुफा। प्रश्नवाचक चिन्ह। रे ने रेशम और कुछ उलझी हुई शाखाओं से गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया, जबकि रेमी ने उस पर बर्फ उड़ा दी ताकि ऐसा लगे कि यह कुछ समय से ऐसा ही था। यह उनके भेस के लिए पर्याप्त था, क्योंकि सुरंग चट्टान में गहराई तक जाती थी, जैसा कि हॉक ने वादा किया था। और यह एक सुरंग थी, न कि एक प्राकृतिक गुफा, क्योंकि इसे छत तक एक चिकनी मेहराब के साथ उकेरा गया था, और दीवार के साथ हर 5 मीटर पर कोठरियां थीं, जहां शायद कभी किसी तरह की लालटेन रखी जाती थीं। ये दृश्य सभी को चिंतित कर देता है। शायद यह एक और परीक्षण का मामला हो, या किसी बुद्धिमान राक्षस का घर हो। इस तरह की अच्छी गुफाओं पर आमतौर पर किसी न किसी का कब्जा होता है, और कोई नहीं बता सकता कि वह चीज़ कितनी भयानक हो सकती है। इसलिए वे सावधानी से परिसर में और अंदर जाते हुए एक कक्ष में पहुंचे, जहां लंबे समय से भूले हुए घरों का एक समूह टपकते पानी से खनिज पत्थर में लिपटा हुआ खड़ा था। अरे, इसे देखो, मुझे लगता है कि यह बौने का लेखन है। 1000 साल में यहाँ बौने नहीं आए हैं। तब से नहीं जब से फ्रॉस्ट जायंट्स ने उन्हें धोखा दिया और वे महाद्वीप से भाग गए। लोड्स ने गुफा के प्रवेश द्वार पर लिखे कुछ रूनों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि इसमें क्या लिखा है? काल ने पूछा। नहीं, मैं ड्वार्फ नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये राक्षसों को उनके गांव से बाहर रखने और पशुओं को अंदर रखने के लिए किसी तरह का सुरक्षात्मक मंत्र होना चाहिए। यह आमतौर पर मनुष्यों को लक्षित नहीं करता था, क्योंकि हम कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब हम अंदर बाहर जाते हैं तो आपके साथियों को आपके स्थान पर रहना पड़ सकता है। उसने जवाब दिया।
टेसा ने गुफा के चारों ओर देखा, और इसका मतलब है कि जांच करने के लिए एक और सुरंग है। बौने गांव में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, चाहे वह इतना छोटा ही क्यों ना हो। वहां केवल 5 घर थे और कुछ छोटी बाहरी इमारतें थीं, इसलिए यह एक व्यापार मार्ग के किनारे एक रास्ता हो सकता था और एक उचित गांव नहीं था। लेकिन बौने सावधान थे और उन्होंने दूसरा निकास बनाया होगा जो पहाड़ के एक अलग हिस्से की ओर जाता था। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, पास ही रहो और किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करो। ये जगह एक संग्रहालय की तरह लगती है और मुझे यकीन है कि कुछ इतिहासकार यह सुनकर खुश होंगे कि यह अभी भी बरकरार है। अगर घर अभी भी अच्छी हालत में और खाली हैं तो हम उनमें से किसी एक में सो सकते हैं, अगर नहीं तो हम खुले में सोएंगे। टोरी ने उसे अजीब तरह से देखा। तुम क्यों सोचते हो कि उन घरों में कुछ बरकरार हो सकता है? टपकते पानी को छत पर इस तरह के जमाव में बदलने में सैकड़ों साल लगेंगे। उनमें से एक तो असली स्टैलेग्माइट में बदल गया है। काल मुस्कुराया। मैं खदानों में पला बड़ा हूँ। हमेशा बूढ़े लोग मजाक करते थे कि हम इतनी गहराई तक खुदाई कर रहे हैं कि हमें बौने मिल सकते हैं, और कैसे वे पत्थर से अपना फर्नीचर बनाते हैं ताकि वे इसे कुछ 100 सालों में अपने पोते पोतियों को दे सकें। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभव हो सकता है। बाड़ों को देखो, वे सभी पत्थरों से बने हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए सावधानी से काटा गया है। दूसरी सुरंग को खोजने में केवल 1 मिनट लगा, क्योंकि डिजाइनर इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन उस दिशा से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि सुरंग को कटे हुए पत्थरों से सावधानी से बंद कर दिया गया था। हालांकि पत्थर इस गुफा में मौजूद पत्थरों से अलग थे। यह एक अलग तरह का ग्रेनाइट था जो गहरे रंग का था और इसमें हल्का गुलाबी रंग भी था। तुम पत्थर की दीवार को इतनी ध्यान से क्यों देख रहे हो? लोट्स ने पूछा, जबकि काल ने इसे देखने के लिए रुका। पत्थर पहाड़ की गहराई से आता है। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे दूसरी तरफ से ईंटों से बंद कर दिया है। काल ने ठंडे पत्थर पर अपनी उंगलियां फिराते हुए समझाया। फ्रॉस्ट जायंट्स के सहयोगियों के खिलाफ एक होल्डआउट, टेसा ने सुझाव दिया। संभवतः, लेकिन अगर यह अभी भी खड़ा है और क्षतिग्रस्त नहीं है तो हमें यहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। मुझे कोई हड्डी, कैंपफायर रिंग या पिछले असभ्य निवासियों के अन्य संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर यह वास्तव में फ्रॉस्ट जायंट्स के खिलाफ एक होल्डआउट था जब उन्होंने अपने सहयोगियों को बौनों के खिलाफ भेजा था, तो यह उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान सुरक्षित स्थान हो सकता था। ये पहाड़ की गहराई में था, सुरक्षित, कृत्रिम हीटिंग के बिना भी गर्म, और अंदर लाने के लिए उनके लिए बहुत जगह थी। ऐसा लगता है कि आप लंबे समय तक रहने के बारे में सोच रहे हैं। टेसा ने काल द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किए जाने पर टिप्पणी की। यह कोई बुरा विचार नहीं है। अग्रिम पंक्तियां बहुत अधिक हिलने की संभावना नहीं है, इसलिए हम कुछ समय के लिए फ्रॉस्ट जायंट्स की मारक दूरी के भीतर रहेंगे। वे अपनी घाटी के बारे में नाराज होने जा रहे हैं, लेकिन अब जब यह विस्फोट हो गया है तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वास्तव में शर्म की बात है, आप जानते हैं। रैमी अपने स्थान के लिए वह बड़ा पत्थर चाहती थी। यह एक शानदार सजावट होगी। टेसा काल के उत्तर पर हंसी, लेकिन लोट्स उत्सुक दिख रहा था। आप जानते हैं, कालकोठरी में नागा शमन बॉस के पीछे एक बड़ा फैंसी पत्थर था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उसी तरह के पत्थर थे। अगर हम किसी अन्य कालकोठरी में जाते हैं तो हमें देखना होगा कि क्या वह पत्थर उसे भी पसंद आता है। काल उन्हें वापस निकटतम घर में ले गया, जिसका पत्थर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये धूल भरा था, लेकिन छत से पानी नहीं टपक रहा था और अंदर का हिस्सा बरकरार था। साथ ही लगभग सभी पत्थर थे, जैसा कि काल को संदेह था। जब आखिरी निवासी चला गया था तब बिस्तर सावधानी से बनाए गए थे और सड़ी हुई अवशेष अभी भी वहां थे, हालांकि उन पर काई उग रही थी, जो अंधेरे एल्वेन शहर के भूमिगत गुफाओं में उगने वाले पौधों में आमतौर पर होने वाली हल्की चमक दे रही थी। मुझे लगा कि वे सब कुछ पैक करके अपने साथ ले गए होंगे। मुझे नहीं लगता। अंदर सोने में बहुत समय लगेगा और कलाकृतियों को बहुत नुकसान होगा। राय, क्या आप हमारे लिए बाहर एक किला और झूला लगा सकते हैं? काल ने अनुरोध किया। राय अपनी जगह से बाहर निकली, फिर एक अच्छी जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगी। गुफा की छत को सहारा देने वाले कई पत्थर के खंभे थे, इसलिए उसने उनमें से एक को आधार पर बनाने के लिए चुना, सभी तरफ से खींचा, ताकि झूले में लोगों का वजन समान रूप से वितरित हो, जैसे कि यह एक लचीला पेड़ था जिसके गिरने की उसे चिंता थी। फिर वह आराम करने के लिए अपने स्थान पर लौट आए। ऊपर से अभी भी प्रकाश आ रहा था, जो दोपहर के सूरज के साथ गुफा को रोशन करने वाले एक क्रिस्टल के माध्यम से परावर्तित हो रहा था। जब अंधेरा होने लगता तो वह फिर से बाहर आ जाती, लेकिन अभी झपकी लेने का समय था। समूह एक ही बात सोच रहा था, इसलिए काल उन्हें एक घर के पिछवाड़े में एक अग्निकुंड में ले गया। इसके आधे हिस्से पर एक धातु की ग्रिल प्लेट थी और यह स्पष्ट रूप से खाना पकाने के लिए थी। दूसरी तरफ आपके बर्तन के लिए एक समायोज्य हैंगर था। ये फैंसी है, इसे अपने भाग्यशाली ब्लेड से जलाओ और मैं रात का खाना बनाना शुरू कर दूंगी। लोट्स ने उन्हें सूचित किया, क्योंकि वह इस बात की प्रशंसा कर रही थी कि तवे की धातु 1000 साल बाद भी जंग नहीं लगी थी।
इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वह इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रही थी। वह बस गर्म होने पर अपने पैन को इस पर रखने जा रही थी। काल ने अपनी अतिरिक्त छोटी तलवार पर फ्लेम बॉडी सक्रिय किया और उसे गड्ढे में डालने चला गया। लेकिन जैसे ही आग ने पत्थरों को छुआ, गड्ढे में आग लग गई, जिससे पूरे गड्ढे में समान रूप से आग फैल गई। काल ने ब्लेड हटा दिया और आग बुझ गई, जिससे लोट्स मंत्रमुग्ध हो गया। बस गड्ढे में कौशल का उपयोग करें। मुझे लगता है कि आप इसे सीधे नियंत्रित कर पाएंगे। यह उस व्यक्ति के लिए बहुत सुविधाजनक होना चाहिए जिसने ये जगह बनाई है, उसने सुझाव दिया। काल ने फ्लेमिंग बॉडी कौशल को गड्ढे में बढ़ाया, जिसके लिए उसे इसे शुरू करने के लिए इसे छूना आवश्यक था। लेकिन जब उसने अपना हाथ हटाया तो वह अभी भी कौशल को नियंत्रित कर सकता था और गड्ढा जलता रहा। ठीक है, अब हम वास्तव में तैयार हैं। अपने दिल की इच्छा के अनुसार खाना बनाओ और हम यहाँ 1 या 2 दिन आराम करेंगे। दाना और लोट्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। क्या आपको नहीं लगता कि यह आपको किसी चीज़ की याद दिलाता है? जैसे कि जब आपने गलती से अपनी माँ की कोई चीज़ तोड़ दी थी और फिर तब तक छिपे रहे जब तक कि वह शांत नहीं हो गई। लोट्स ने पूछा। या चर्च के पोर्टलेट के लिए रखे जाने वाले बैच से एक कपकेक खाया? दाना ने सहमति जताई। अध्याय 285 आराम और रिकवरी। पूरे 2 दिनों तक समूह ने ड्वार्फन विलेज के खंडहरों में आराम किया और अपनी ताकत का पुनर्निर्माण किया। लेकिन काल सुस्त नहीं था। नहीं, वह अपने जानवरों के स्थानों में फोकल पॉइंट से ऊर्जा फैलाने और फिर उन्हें फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। ऊर्जा को सुचारू रूप से फैलाने की प्रक्रिया में पूरा दिन लग गया और फिर इसे अपने नए चरम स्तर पर वापस लाने में संभवतः सप्ताह लग गए, लेकिन वह इतने लंबे समय तक इसे टालने के बाद स्थानों में अंतर महसूस कर सकता था। 3 कमांडर रैंक के जानवरों के साथ प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊर्जा उसके शरीर के माध्यम से बहुत अधिक सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी और उसे अपने कौशल को सक्रिय करने में आसानी हुई। रॉयल रैंक फ्लेमिंग बॉडी कौशल बहुत अधिक प्रभावी हो रहा था, हालांकि अभी भी उसकी अपनी क्षमता द्वारा सीमित था। यह इस्तेमाल किए गए मैना की मात्रा के लिए कमांडर रैंक संस्करण की तुलना में अधिक कुशल था, लेकिन क्योंकि ऊर्जा उपयोग के लिए उसकी सीमा कम थी, वह अभी भी प्रिंस कॉबिन जैसे किसी व्यक्ति की अधिकतम शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। काल के सर्वश्रेष्ठ अनुमान के अनुसार ये कमांडर रैंक पर होने वाली शक्ति से लगभग 2 गुना था। 2 रैंक के बीच की छलांग एक बड़ी थी और जबकि काल को अभी तक अंतर समझ में नहीं आया था, फ्लेमिंग बॉडी से शक्ति की भावना निश्चित रूप से वैसी नहीं थी जैसी कि अन्य कौशल से थी जिसका वह उपयोग कर सकता था। अगर ये आक्रामक अनुकूलन होता जिससे राय आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती, तो उसे तुलना करने के लिए 2 कौशल के साथ अधिक विस्तृत समझ हो सकती थी, लेकिन यह उसके गोलेम थे जो पहले आगे बढ़े थे। बेशक, अगर यह आक्रामक अनुकूलन होता जो पहले आगे बढ़ा होता, तो कमांडर रैंक पर वह जितना नुकसान कर रहा था, उससे युद्ध के लाल ड्रैगन भी शर्मा सकते थे। वह कौशल वास्तव में शुरू से ही बहुत शक्तिशाली था और उपयोगकर्ता की तुलना में इसे एक पूर्ण रैंक पर रखना बस घृणित रूप से प्रभावी होगा। उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, सिवाय उस सन्नाटे के जब वे दरवाजे के पास बैठकर हलचल सुनने जाते थे। पहले दिन उनकी इंद्रियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे समझ सकें, इसलिए दूसरे दिन काल ने हॉक को सुबह सुबह स्काउट करने के लिए भेजा। अभी भी इस क्षेत्र में बहुत सारे फ्रॉस्ट जायंट्स हैं जो हमें खोज रहे हैं, मुझे लगता है। वे किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में हैं और यह हम ही हैं जो उनकी चट्टान को उड़ा रहे हैं। हॉक ने समझाया और दिन के बाकी समय के लिए अपने स्थान पर आराम करने के लिए वापस आ गया। तीसरे दिन ऊर्जा एक समान परत में स्थिर हो गई और नए फोकस ठीक से बनने लगे। काल ने हॉक को फिर से स्काउट करने के लिए भेजा ताकि उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। कल जितने फ्रॉस्ट जायंट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें पूरे दिन व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे फ्रॉस्ट जायंट हैं। अब वहाँ मनुष्य भी हैं जो लड़ रहे हैं। हॉक ने उन्हें अपने भोर के स्काउटिंग मिशन के दौरान सूचित किया। ऐसा लगता है कि जाने का समय हो गया है। अब बाहर अन्य मानव दल हैं जो फ्रॉस्ट जायंट से लड़ रहे हैं जो हमें ढूंढ रहे हैं। खैर, वे शायद नहीं जानते कि वे हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे क्रेटर से अवशेष ढूंढ रहे हैं, काल ने समझाया। लेकिन ये फट गया, टोरी ने उसे याद दिलाया। दाना और टेसा दोनों ने काल को संदिग्ध नजरों से देखा। ये फट गया है न? टेसा ने पूछा। काल ने रेमी और उसकी नई भाग्यशाली मूर्ति को दूसरों को दिखाने के लिए उसके स्थान से बाहर निकाला। मुझे लगता है कि वे यही ढूंढ रहे हैं, उसने समझाया। ऑलमदर की मूर्ति, मेरा मतलब है, वह शैमनिस्टिक जादू की प्राथमिक देवी है, लेकिन इसका फ्रॉस्ट जायंट से क्या लेना देना है? लोट्स ने पूछा। टेसा ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, लेकिन अगर यह गड्ढे में था तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। आपको ये कहाँ मिली? रेमी ने अपनी मूर्ति को सुरक्षापूर्वक लपेट लिया ताकि कोई उसे उससे छीनने की कोशिश न करे। काल मुस्कुराया और जवाब देते हुए स्पिरिट स्नैक की पीठ पर हाथ फेरा। वे इसे उस शकल के लिए फोकस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे जो और अधिक फ्रॉस्ट जायंट्स को बुला रहा था।
मैंने जादू को तोड़ने के लिए इसे चुराया था। टेसा ने समझ में सिर हिलाया, और फिर दहते जादू ने फ्रॉस्ट स्टोन को अस्थिर कर दिया और सब कुछ उड़ गया। ठीक है, अब मैं समझ गई कि क्या हुआ। इसे फिर से छिपा दो और इसे बाहर न आने दो। ये रेमी के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स अगर पास होंगे तो वे इसके जादू को महसूस कर लेंगे। रेमी अपनी मूर्ति की रक्षा करने के लिए जल्दी से अपने स्थान में गायब हो गई, जबकि पादरी हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। छोटी स्पिरिट स्नैक तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां इतनी ठंड थी कि वह कभी भी अपने स्थान से बाहर नहीं आई, या कम से कम वह कभी भी इतनी दूर नहीं आई कि वे उसे देख सकें। क्या हम अपने पैक ला रहे हैं, या उन्हें यहाँ शिविर में छोड़ रहे हैं? टोरी ने भारी बैग को घूरते हुए पूछा। दूसरों के विपरीत, जादूगर विशाल शक्ति के छल्ले का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए वे बुनियादी मानवीय आंकड़ों के साथ काम कर रहे थे और पूरे दिन अपने पैक को ढोना थका देने वाला था। आप और दाना उन्हें थोर की पीठ पर लटका सकते हैं। ये गतिशीलता में मदद करेगा, और अगर राय उन्हें अच्छी तरह से बांधने में हमारी मदद करती है तो उसे एक जोड़ी सैडलबैग से कोई आपत्ति नहीं होगी, काल ने सुझाव दिया। राय ने खुशी खुशी पैक के लिए एक हॉर्नेस बनाया, और सवारों के लिए जब वे थोर के नए सफ़ेद फर केप के ऊपर बैठे थे तो वे उस पर लटके रहे। ये गर्म था, इससे उसे छिपने में मदद मिली, और इसमें एक हुड था। थोर के अनुमान के अनुसार हुड सबसे अच्छा हिस्सा था। टेसा ने उसके ऊपरी सींगों के लिए छेद कर दिए थे ताकि जब वह अपना सिर हिलाए तो यह अपनी जगह पर रहे और यह उसकी खोपड़ी की हड्डी को गर्म रखे बिना उसकी आंखों को अवरुद्ध करे। हॉर्नेस ने इसे सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर रखा। बैकपैक उसके पिछले कूल्हों पर लटके हुए थे और सवार उसके सामने थे। टेसा उसकी गर्दन के आधार पर बैठी थी, जहां वह अपने लक्ष्यों पर अधिक आसानी से हमला कर सकती थी। हमें आपके लिए एक लांस लाने की ज़रूरत है, काल ने फैसला किया, क्योंकि सवार अपनी जगह पर थे। लोड्स फिर से राय पर अपनी जगह पर वापस आ गई थी, इसलिए वे ब्लडबैथ स्पाइडर को अपना पॉकेट हील खोए बिना साइड से घात लगा सकते थे। इसने दोनों जादूगरों को थोर की पीठ पर डाल दिया, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वे नीचे उतर गए, क्योंकि वे लड़ाई के दौरान उछलते लाइटनिंग सिरों पर रहने के लिए शारीरिक रूप से इतने कुशल नहीं थे। काल उन्हें मानव स्काउट्स के सबसे नज़दीकी समूह की ओर ले गया, जो फ्रॉस्ट जायंट शिकार दल के साथ युद्ध में समाप्त होने वाले थे। उन्होंने गति को मध्यम बनाए रखा ताकि जब वे अपनी लड़ाई पाएं तो कोई भी जानवर थका हुआ न हो। क्या मैं संलग्न हो सकता हूँ? हॉक ने पूछा, ये बताने के बाद कि फ्रॉस्ट जायंट मानव स्काउट्स तक पहुंचने वाले थे। आगे बढ़ो, बस अपने आप पर हमला न करवाओ। आग के गोले ने जमीन से स्काउट को ट्रैक करना आसान बना दिया, और काल ने फ्रॉस्ट जायंट्स को रोकने के लिए अपना मार्ग समायोजित किया। स्काउट टीम ने पागल ड्रैगन हॉक से सावधान होकर अपनी प्रगति को धीमा कर दिया था, जिससे काल और अन्य लोग पहले शिकार दल तक पहुंच गए। ये सिर्फ 5 आरोही फ्रॉस्ट जायंट्स थे जिनके पास भाले थे। कोई फैंसी कवच या जादुई हथियार नहीं थे, लेकिन उनके साथ किसी तरह का एक बड़ा शिकारी कुत्ता था जो जमीन पर सूंघ रहा था, कुछ खोज रहा था। ये वे नहीं थे, क्योंकि शिकारी कुत्ते ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि उसने उन्हें पहचान लिया है, लेकिन अगर वे क्रेटर के पास मौजूद हर समूह का पीछा कर रहे होते तो वे अंततः उस तक पहुंच जाते। काल ने एक तीर से कुत्ते के हैंडलर को मार गिराया, जबकि अन्य हॉक के आग के गोले में गिर गए, जिससे उनके दाईं ओर 50 मीटर दूर एक बहुत ही हैरान स्काउट समूह खड़ा रह गया, जो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। सभी को सुप्रभात। मुझे नहीं लगता कि आपके पास काम करने वाला रेडियो है ना? काल ने पूछा। टीम लीडर मुस्कुराया और किसी को एक रेडियो आगे लाने के लिए इशारा किया। हमारे पास एक अतिरिक्त रेडियो है। अब जब हमने ये तरकीब सीख ली है तो सभी टीमों के पास है। केवल वही रेडियो फटे जो उस समय इस्तेमाल में थे। बैटरी निकालकर स्टोरेज में रखे रेडियो ठीक थे। ये समझने में कुछ घंटे लग गए कि इतनी अव्यवस्था के कारण, और तब तक क्रेटर के पास मौजूद स्काउट्स फिर से तितर बितर हो चुके थे। उन्होंने समझाया, समझ गया, जब हमें अतिरिक्त रेडियो मिल जाए तो उसमें से बैटरी निकाल कर रख लें। उम्मीद है कि इस तरह की घटना जल्द ही फिर से नहीं होगी, लेकिन आप कभी नहीं जानते। काल ने सहमति जताई। आपको जल्दी ही फ़ोन करना चाहिए, कमांडर। जनरल आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं और वह आपसे बेस पर वापस लौटने का अनुरोध कर रहे हैं, स्काउट ने हंसते हुए कहा, जब काल ने रेडियो को अपने पैक में रखा और ईयरबड लगाया। मुझे लगा कि शायद ऐसा ही हो, खासकर 2 दिनों के रिकवरी टाइम के बाद। ठीक है, मैं आज दोपहर बेस के लिए निकल जाऊंगा ताकि अंधेरा होने से पहले मैं अपने कैंप में वापस आ सकूं। अध्याय 286। क्या अन्य भी हो सकते हैं? हॉक क्षेत्र में फ्रॉस्ट जायंट्स की संख्या के बारे में मजाक नहीं कर रहा था। काल जहां खड़े थे वहां से 3 अन्य समूहों को देख सकता था, और अगर जायंट्स की दृष्टि बेहतर होती तो वे अपने सफ़ेद लबादों के साथ भी खुले मैदानों में उसके समूह को स्पष्ट रूप से देख पाते। यह अफसोस की बात थी कि वह इतनी दूर तक तीर नहीं चला सका, लेकिन हॉक के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि फ्रॉस्ट जायंट की अग्रिम पंक्ति एक खोज पैटर्न में फैल गई थी और वे अपने खोए हुए अवशेष की तलाश में क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे। वह चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, भले ही वह उनकी प्राथमिक देवी न हो।
लोट्स ने फैसला किया क्योंकि वे शिकारियों के दूसरे समूह की ओर बढ़ रहे थे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक शमन भगवान है और उन्हें उस पत्थर को सक्रिय करने के लिए शमनवादी जादू की जरूरत थी जो उन्हें योद्धाओं का क्लोन बनाने दे रहा था। काल ने सुझाव दिया। लोट्स ने भौहें सिकुड़ी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। देवी को ऑलमदर कहा जाता है और वह शैमनिस्टिक जादू की देवी हैं, इसलिए हो सकता है कि केवल उस एक विशिष्ट देवी का पवित्र अवशेष ही उन्हें वह मंत्र इस्तेमाल करने में सक्षम बनाए जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो संभवतः इन मूर्तियों की संख्या पूरी अग्रिम पंक्ति में है, जो हमारी अधिकांश टीमों के लिए बहुत खतरनाक जगहों पर छिपी हुई हैं। फ्रॉस्ट जायंट्स जानते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई रॉयल रैंक के लड़ाके नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने किसी को भी तैनात नहीं किया है। वे अपना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें थका रहे हैं। रैमी उस सुझाव पर उत्साहित हो गई। क्या वह कह रही है कि हमें उन सभी को इकट्ठा करना होगा? मेरे दलदल के लिए टोटेम की तरह, एक सरणी बनाने के लिए जादुई मूर्तियों का पूरा संग्रह। रैमी जानना चाहती है कि क्या हमें उन सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। उसे लगता है कि उन्हें एक साथ काम करना चाहिए। काल ने बताया। टेसा और लोट्स ने एक प्रबुद्ध नज़र साझा की, दोनों को अपने प्रशिक्षण से कुछ याद आ रहा था। मुझे लगता है कि सम्मन प्रभाव वास्तव में मूर्तियों का एक समूह हो सकता है। टोटेम जादू एक चीज़ है, लेकिन ये हम में से ज़्यादातर लोगों की समझ से परे है। अगर दिव्य टोटेम का एक पूरा समूह एक साथ काम कर रहा है, एक देवालय या एक अवधारणा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो टोटेम उन सभी अजीब घटनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, विस्तारित सीमाओं और नए फ्रॉस्ट जायंट्स की उपस्थिति के साथ, क्योंकि टोटेम जादू दुनिया को उनके पक्ष में संरेखित करने की कोशिश करता है। टेसा ने समझाया। और अगर हम उनमें से पर्याप्त चुरा लेते हैं तो प्रभाव बंद हो जाएगा और सीमाएं सामान्य होने लगेंगी, जिससे उनका आक्रमण समाप्त हो जाएगा। ये शानदार है। हमें बस दूसरों को खोजने की ज़रूरत है, दाना ने कहा। और मुझे अपना खुद का विस्तारित दलदल मिल जाएगा, रैमी ने मददगार तरीके से जोड़ा। ये कैसे काम करेगा ये काल के लिए एक रहस्य था, क्योंकि दलदल एक मानसिक स्थान था और अधिकतम आकार उसके रैंक से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन शायद मूर्तियां उसे तेज़ी से बढ़ने में मदद करेंगी। मुझे लगता है कि हमें बेस पर जाने की ज़रूरत है और देखें कि क्या वहाँ ऐसी कोई और जगह है जिस पर हमने हमला किया था। अगर हम उन्हें बता दें कि हमें क्या संदेह है, तो वे उस पर हमला करके गड़बड़ कर सकते हैं और फिर टोटेम को फिर से ले जाया जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रॉस्ट जायंट्स को यह एहसास होने से पहले कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, कुछ और पा सकें, तो मुझे लगता है कि यह पर्याप्त हो सकता है कि हम सेना को दूसरों के पीछे भेज सकें। काल ने फैसला किया। तो आप कह रहे हैं इंटेल प्राप्त करें, किसी अन्य छिपे हुए स्थान पर हमला करें और देखें कि क्या वहाँ कोई टोटेम प्रतिमा है, और उसके बाद ही हमें सेना को खतरे के बारे में बताना चाहिए। टेसा ने गंभीरता से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा रणनीतिक निर्णय है, ताकि हम न केवल सिद्धांत का परीक्षण कर सकें, बल्कि अगर हम सही हैं तो युद्ध को समाप्त कर सकें। ओफेलिया ने अपने पैर से बर्फ के छोटे छोटे ढेर बनाते हुए गहरी सोच में देखा। मुझे लगता है कि काल सही है। अगर वे फैले हुए हैं तो टोटेम किसी का भी भला नहीं करेंगे। नुकसान हो चुका होगा और सीमा बस आगे बढ़ना बंद कर देगी। लेकिन अगर हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में एक साथ ला सकते हैं तो प्रभाव फीका पड़ना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटेम हमारे पक्ष में संरेखित होते हैं। मेरे टोटेम ऐसे ही हैं। जितने अधिक मैं सक्रिय हूँ, प्रभाव उतना ही मजबूत है। मेरे पास अभी तक सबसे मजबूत टोटेम नहीं है, केवल भालू की ताकत है, लेकिन एक बार जब मेरे पास उनमें से 4 हो गए तो मेरी ताकत अपने मूल स्तर से दोगुनी हो गई। रैमी ने समझ में सिर हिलाया। टोटेम शमन जादू थे और हालांकि वह अभी तक उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन जब वह युद्ध में थी तो वेबियर के चारों ओर उन्हें दिखाई देने के बाद उसे उनके काम करने के तरीके के बारे में बेहतर जानकारी मिल रही थी। काल उन्हें जनरल से बात करने के लिए अग्रिम पंक्ति की ओर ले गया और रैमी ने उसकी मूर्ति का अध्ययन किया, जबकि वह ओफेलिया द्वारा बनाए गए टोटेम के बारे में सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। वह एक रहस्योद्घाटन के करीब थी, उसे बस ये समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था कि वह क्या खो रही थी। जब वे शिविर के करीब पहुंचे तो स्काउट उनका इंतजार कर रहे थे, इस तथ्य के बावजूद कि काल ने अभी तक कोई रेडियो संदेश नहीं भेजा था। कमांडर, जनरल आपको अपने कमांड टैंक में देखना चाहेंगे। स्काउट ने उनका अभिवादन किया। अगर वह मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं और भी चौंक जाता। काल मजाक किया। रास्ता दिखाओ, मैं किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नहीं फंसना चाहता। मेरे बेचारे मौलवियों ने इस मिशन में पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। स्काउट भ्रमित दिख रहा था, लेकिन लोट्स चौंके हुए आर्टिलरी बटालियन कमांडर की याद में हंसा जब वह सचमुच अपनी पैंट उतारे हुए पकड़ा गया था। जब स्काउट ने अपना सिर अंदर डाला, ये देखने के लिए कि वह मुक्त है या नहीं, और फिर उसके पीछे अंदर गया, तो उन्होंने जनरल की हंसी सुनी। जनरल, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि आपको अन्य स्काउट से घटनाओं का रिले किया गया संस्करण मिला होगा। काल ने पूछा। हाँ, सभी प्रकार की भ्रमित और परस्पर विरोधी रिपोर्टें।
अब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ क्या हुआ? आप स्थान की खोज करने गए थे, है न? जनरल ने पूछा। हम गए थे, और यहाँ बताया गया है कि यह कैसे हुआ। काल ने मुठभेड़ के विवरण को विस्तार से बताया, जिसमें बर्फीला तूफान भी शामिल था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जब तक आप उसमें नहीं थे तब तक वहाँ कोई घाटी ही नहीं थी। नीचे की ओर साफ क्षेत्र, समान दिग्गज और विनाश, लेकिन टोटेम के बारे में कुछ बातें छोड़ दी जो रेमी ने उधार ली थीं। अब मैं समझ गया। ये समझ में आता है कि फ्रॉस्ट जायंट शिकार पर निकले हैं। वे अपराधी की तलाश कर रहे होंगे, लेकिन विस्फोट से बची हुई किसी भी बची हुई जादुई वस्तु, फ्रॉस्ट स्टोन के टुकड़े और अन्य कीमती सामान की भी तलाश कर रहे होंगे। अगर उस विस्फोटित पत्थर के टुकड़े अभी भी बचे हैं, तो वे न केवल फ्रॉस्ट जायंट के लिए, बल्कि अन्य जल और बर्फ जादू उपयोगकर्ताओं के लिए भी मूल्यवान होंगे, जनरल ने समझाया। डाना और टोरी मुस्कुराए। उन्हें अपने जादू में मदद करने के लिए टूटे हुए पत्थर का एक या दो टुकड़ा खोजने में बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। एक और बात, आरोही जादूगर टोरी, तुम्हें फिर से नियुक्त किया गया है। यहाँ एक नया समूह है जिसे जादूगर की ज़रूरत है, और दुर्भाग्य से हमारे पास जंगल में एक अत्यधिक शक्तिशाली स्काउटिंग समूह को सक्रिय रखने के लिए संसाधन नहीं हैं। लेकिन मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ, उसने शिकायत की। काल का समूह अब तक का सबसे अच्छा समूह था। वे सक्षम थे, बिना किसी बहस या सवाल के एक साथ काम करते थे, और इससे भी बेहतर, वे वास्तव में वहाँ रहना चाहते थे। साथ ही टीम में पहले से ही 3 कमांडर रैंक के जानवर थे, जो उनकी लड़ाकू शक्ति को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। आप इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते हैं? जिस समूह के बारे में बात की जा रही है, वह जनरल द्वारा उनका उल्लेख किए जाने के ठीक बाद आया, संभवतः इसलिए क्योंकि वे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। 2 परिचित कुलीन लोग 2 अन्य लोगों के साथ प्रवेश कर रहे थे, जिनके चेहरे एक जैसे थे, ये सुझाव देते हुए कि वे एक ही गृहनगर से आए होंगे या एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे। उनका प्रवेश मौन था, लेकिन गिगलवीड और चमड़े के तेल की हल्की गंध के साथ। मैकेंजी भाई 2 अन्य योद्धाओं के साथ यहाँ थे, और जहाँ तक काल को पता था, उन्हें पहला मुफ्त जादूगर सौंपा गया था। बॉब, भाई डग, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। काल ने उन्हें दोस्ताना गले लगाकर अभिवादन किया। कमांडर काल, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप हमारे लिए हमारा अतिरिक्त जादूगर लेकर आए हैं? बॉब ने काल के समूह को देखते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मुझे लगता है कि हमने ऐसा किया। जब फॉलबैक सिग्नल दिया गया था, तब हम लाइन में आगे थे और हम दुश्मन की रेखाओं के पीछे पहुंच गए, इसलिए हम उनकी आपूर्ति लाइनों को खंगाल रहे थे और कुछ संदिग्ध बिंदुओं पर हमला कर रहे थे। काल ने सहमति जताई। एक निश्चित स्पाइडर और हॉक की मदद से, जो आसानी से दिग्गजों को पहचान सकता है और उन पर छिपकर हमला कर सकता है। ऐसा लगता है कि आपके पास एक विश्वसनीय समूह है, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं जानता, डग ने पूछा। डाना और ओफेलिया, प्रकृति देवता के उच्च पुजारी डग मैकेंजी और उनके भाई कमांडर बॉब मैकेंजी से मिलें। बॉब, डग, डाना द गोलेम मैज और ओफेलिया द बियर टोटेम बरसेकर से मिलें। डग ने ओफेलिया को एक मूल्यांकनात्मक नज़र से देखा। मुझे यकीन है कि वह भालू के रूप में सहज है। वह बस इतनी बड़ी है कि वह रोएदार और गर्म हो। ओफेलिया ने थोड़ा नाराज़गी दिखाई, लेकिन लोर्ड्स भाई डॉग और दूसरे नेचर प्रीस्ट से काफ़ी परिचित था। वह उससे दुगुनी बड़ी हो जाती है। उसके आसपास होने से ठंड लगने की कोई चिंता नहीं है, हालांकि वह रात में टोरी को गले लगा रही है, इसलिए हमें अपने सोने की व्यवस्था ठीक करनी होगी। छोटी प्रीस्ट ने सहमति जताई। डॉग मुस्कुराया और एक हर्बल सिगरेट जलाई। बहन लोर्ड्स, तुम बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हो। तुम हमें बरसेकर भी क्यों नहीं उधार देती? बॉब और काल ने एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट साझा की, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि उन्हें एक बैठक के बीच में होना चाहिए था, या कि वे जिन लोगों का उल्लेख कर रहे थे वे सचमुच उनके बगल में खड़े थे। अध्याय 287 पुनर्मिलन यात्रा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब जनरल ने उनसे निपट लिया, तो उसने दोनों समूहों को अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। उसके पास जल्द ही दोनों के लिए और दिशा निर्देश होंगे, लेकिन एक स्काउट उनके जाने से पहले संदेश दे सकता था। उसके पास पहले से ही निपटने के लिए बहुत कुछ था, बिना एक नशे में धुत प्रकृति पुजारी और बदमाश कुलीन भाड़े के सैनिकों के एक समूह से निपटने के तनाव को जोड़े। आपके समूह में केवल एक जादूगर है? काल ने संयोजन को देखते हुए पूछा। हाँ, इस बार संयोजन में बहुत अच्छी किस्मत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक रेंजर है जो लंबी दूरी के हमलों में अच्छा है। हमारी दोनों बहनों को सुरक्षा विवरण के लिए राजधानी भेजा गया था, इसलिए हम उन्हें इस बार टीम के लिए नहीं ला सकते। बॉब ने आह भरी। ठीक है, टोरी कई लक्ष्य हमलों में अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा शर्म की बात है कि आपके पास दूसरा जादूगर नहीं है। फिर काल रुक गया। एक मंत्र था जो राय को पता था, जिसका उपयोग संभवतः भाई डग द्वारा किया जा सकता था। कौशल पुस्तक योग्यता के लिए आवश्यक था कि वह अध्ययन करे और कौशल की कुछ समझ रखे, और उसने निश्चित रूप से उस आवश्यकता को पूरा किया था, हालांकि यह ऐसी नहीं थी जिसका वह स्वयं उपयोग कर सकता था।
यदि आप एक क्षण प्रतीक्षा करें और मुझे कुछ कागज़ और स्याही, साथ ही उन सिगरेटों में से एक ला कर दें, तो मुझे लगता है कि मैं डॉग के लिए एक जादू की किताब बना सकता हूँ। यह एक प्रकृति मंत्र है, इसलिए एक प्रकृति पुजारी इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसने आगे कहा। डॉग ने बिना किसी हिचकिचाहट के रिपोर्ट के लिए कागज़ का एक ढेर, साथ ही अपनी अच्छी कलम और एक लुढ़की हुई हर्बल सिगरेट निकाली। काल ने जनरल के बगल में डाइनिंग टेंट में एक टेबल पर बैठते ही जड़ी बूटी को कागज़ पर कुचल दिया और जादू की किताब लिखना शुरू कर दिया। राय को ये पुरस्कार के रूप में डेंगॉन इंस्टेंस में मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि यह संगत होगा। मैं ब्लू ड्रैगन पुजारियों के लिए एक रिफ्रेशिंग लाइटनिंग संस्करण बनाने में कामयाब रहा, काल ने समझाया। डॉग हंसा। मैंने इसके बारे में सब सुना है। वे एक नया मंत्र सिखाने के लिए इतने उत्साहित हैं कि वे हर किसी से इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या यह है कि यह केवल ब्लू ड्रैगन पुजारियों के लिए काम करता है। यहाँ तक कि शमन भी इसे सीधे किताब से सीखने में कामयाब नहीं हुए हैं। थोर इस पर हंसा। उसे नहीं पता था कि मानव शमन बिजली के साथ कैसे खेलते हैं, लेकिन रैमी की बिजली और उसकी बिजली बिल्कुल अलग चीजें थीं जो एक जैसी दिखती थीं। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी उत्सुक था, लेकिन शिविर में इतनी भीड़ थी कि उसके लिए जगह ही नहीं थी। काल को किताब के उन हिस्सों के लिए राय की मदद की ज़रूरत थी जो उसे समझ में नहीं आए थे, लेकिन उन दोनों ने मिलकर जल्दी से मंत्र पूरा कर लिया और यह एक साधारण लकड़ी के कवा और सामने की तरफ भाले की नोक वाली एक कौशल पुस्तक बन गई। डग ने किताब ली और कवा को खोला। किताब के गायब होने में बस इतना ही समय लगा, जबकि बाकी लोग ईर्ष्या से देखते रहे। तुम्हें पता है, यहाँ ज़रूरी चीज़ों के साथ एक सप्लाई टेंट है, तुम गोलेम बुक क्यों नहीं ले लेती? बॉब के समूह के योद्धाओं में से एक ने टोरी से पूछा। मैंने पहले ही कोशिश कर ली है, मैं किताब के साथ असंगत हूँ। हालांकि मैं रहस्यमय गोले का उपयोग कर सकता हूँ जो कई जादुई मिसाइलें दागते हैं। मैं रक्षा में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास मजबूत आक्रामक क्षमताएं हैं। उसने दुखी होकर जवाब दिया। ये ठीक है, हमारे पास एक उच्च पुजारी और एक कमांडर रैंक रक्षात्मक योद्धा है। गोलेम होना अच्छा है, लेकिन वे फ्रॉस्ट जायंट्स से निपटने का एकमात्र तरीका नहीं है। योद्धा ने उसे सांत्वना दी। लोर्ड्स ने अपना हाथ उठाया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, क्या बकवास है यार। तुम इतने समय से नेचर प्रीस्ट को भाला का उपयोग करना सिखा सकते हो, और तुमने मुझे 2 हफ्ते पहले की तरह एक कॉपी नहीं बनाई। मैं यही था, राय की पीठ पर सवार होकर जब वह इसे फेंकती थी, और तुमने मुझे सिखाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। काल शर्मिंदगी से लाल हो गया। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं भूल गया कि यह संभव है? मुझे इसे लिखने के कौशल का अध्ययन करना होगा और कुछ हद तक समझना होगा, लेकिन मैंने इसे अब तक हजारों बार देखा है, राय और उसके गोलेम द्वारा, और उसकी मदद से यह मुश्किल नहीं था। लोर्ड्स ने इसे शुरू करो इशारा किया, और काल ने राय की मदद से उसे किताब की एक प्रति बनाने के लिए फिर से शुरू किया। लोर्ड्स ने इसे पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने इसे पूरा किया, थोड़ा खुश होकर नाचने लगा। यह एकदम सही होगा, मेरे पास बैलें और कांटे होंगे। किताब उसके हाथों में गायब हो गई और छोटी पुजारिन ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरे साथ लूट हुई है। ओह रुको, नहीं, ये भी उतना ही अच्छा है। काल ने हंसने से बचने की कोशिश की कि जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो उसकी प्रतिक्रिया उसके जानवरों जैसी ही थी, जबकि वह उसके शांत होने का इंतजार कर रहा था। दोनों मंत्रों के संयोजन से मुझे तीसरा विकल्प मिला, जिसने अन्य 2 का स्थान ले लिया। कांटेदार बैलें मूलतः एक ही समय में 2 हैं, लेकिन भाले कांटेदार हैं और उड़कर बाहर नहीं आते। वे केवल तब चुभते हैं जब बैलें किसी चीज को पकड़ती हैं। ऐसा लग रहा था कि इससे लोर्ड्स के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वह पहले से ही लक्ष्यों को रोकने के लिए लताओं का उपयोग करने की आदी थी, लेकिन वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। अब वे नुकसान पहुंचाते हुए लक्ष्यों को रोकेंगे। 1-2 के लिए एक कॉम्बो पैकेज। बॉब काल के पास आया जबकि लोर्ड्स और डग ने साथ में थोड़ा खुश नृत्य किया। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? दिन के लिए अभी भी शिकार के बहुत सारे घंटे हैं, तुम दोपहर के अंत में आ सकते थे, उसने पूछा, जबकि 2 प्रकृति पादरी अपने नए कौशल का जश्न मना रहे थे। मैं रुकने की योजना नहीं बना रहा हूँ। अब जब हमने उन्हें उनकी रिपोर्ट दे दी है, तो मैं फिर से जाने वाला हूँ। हमें आगे के संचालन क्षेत्र में एक अच्छी जगह मिल गई है, जहाँ हम फ्रॉस्ट जायंट्स को आसानी से संलग्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रात में सोने के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। काल ने समझाया। हमें रास्ते में तुम्हारा दूसरा किला मिला, जो कैंप के पास पेड़ों में है। कम से कम मुझे लगता है कि यह तुम ही हो। यह मकड़ी का रेशम है, और मैंने इस क्षेत्र में फ्रॉस्ट जायंट्स के अलावा किसी भी तरह के राक्षस को नहीं देखा। बॉब ने जवाब दिया। हाँ, ये लगभग निश्चित रूप से राय द्वारा बनाया गया था। ये कैंप के बाहर इतना दूर है कि आप किसी हमले में फ्रंट लाइन रोटेशन में फंस नहीं जाते, लेकिन आप सुबह बाहर निकलने पर उन्हें सहायता करने या अपने गंतव्य के बारे में सूचित करने के लिए पर्याप्त करीब हैं। अचानक डग और लोर्ड्स दोनों समूह की ओर मुड़े। लोर्ड्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब उसने अपनी घोषणा की।
हमारे पास एक विचार है, क्यों न हम आज रात एक साथ बाहर निकलें। सुरक्षित स्थान दोनों समूहों के लिए काफ़ी बड़ा है और हम रैमी को हर रात हमारे ट्रैक छिपाने के लिए कह सकते हैं। फिर हम समर्थन के लिए उसी क्षेत्र से काम कर सकते हैं और ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि कौन अधिक फ्रॉस्ट जायंट्स को खत्म कर सकता है। बॉब प्रभावित दिखे। ये वास्तव में एक बुरा विचार नहीं है। एक शिविर की रक्षा के लिए 2 स्काउट समूह, जिसका अर्थ है कि हम संसाधनों को विभाजित कर सकते हैं और हमें केवल एक स्थान को गर्म करने की आवश्यकता होगी और हमें कर्तव्यों की निगरानी के लिए उतनी नींद नहीं खोनी पड़ेगी। ये दोनों समूहों को एक साथ भी रखेगा यदि कोई बड़ा खतरा था, इसलिए यदि वे एक रेडियो कॉल भेजते हैं तो दूसरी टीम उनकी सहायता के लिए जल्दी आ सकती है। आधिकारिक रुख ये था कि उनके पास बड़ी टीमों के लिए पर्याप्त अभिजात वर्ग नहीं थे, लेकिन खंडहरों से बाहर काम करने वाली उनकी 2 टीमें दिन के अंत में बेस पर लौटने वाली सभी टीमों से अलग नहीं थीं। बॉब की टीम के रेंजर को तुरंत संदेह हुआ और वह टीम के नेताओं और नेचर प्रीस्ट के बीच आगे पीछे देखने लगा। आप हमें क्या नहीं बता रहे हैं? हम सभी ने स्काउट रिपोर्ट देखी। आपको क्यों लगता है कि हमें कई कमांडर रैंक के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने वाली 2 टीमों की आवश्यकता है? उसने पूछा। बॉब ने उसे कंधे पर थपथपाया। भगवान आपका भला करे, आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं न? आधिकारिक स्काउट रिपोर्ट में खोई हुई टीमों या रिपोर्ट न करने वाली टीमों या दुश्मन के किसी भी रिजर्व के बारे में कुछ भी शामिल नहीं है जो हमारे स्काउट्स के लिए बहुत दूर हैं। संक्षेप में, ये किसी भी समय क्षेत्र में दुश्मन की कुल लड़ाकू शक्ति का लगभग 1/4 है और केवल एक सामान्य विचार देता है कि आपको गश्त पर क्या देखने की संभावना है। लेकिन फ्रॉस्ट जायंट्स आज पूरी तरह से उत्साहित हैं, इसलिए वे और अधिक हमलावरों को आगे भेजना शुरू करने जा रहे हैं। जब वे ऐसा करेंगे तो हमें आसपास के समर्थन से खुशी होगी। उनकी टीम तेज है और अगर हम किसी बड़े खतरे को देखते हैं तो हम जोखिम लेने के बजाय एक समूह के रूप में उसका सामना कर सकते हैं, फिर स्काउटिंग जारी रखने के लिए फैल सकते हैं। रेंजर ने आह भरी। मैं प्राकृतिक संसाधनों के बयूरों के लिए काम करता हूँ। मैं अवांछित और परित्यक्त पालतू जानवरों के लिए एक पशु आश्रय चलाता हूँ। मुझे संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद मेल में ड्राफ्ट नोटिस मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी ड्राफ्ट नोटिस के पहले दौर में नहीं आना चाहता था। हालांकि इससे काल की राय पुख्ता हो गई कि उन्होंने टीम चुनकर और पहले आकर सही काम किया है। अध्याय 288 और फिर वहां 10 थे। गुफा तक पहुंचने में काल की अपेक्षा से अधिक समय लगा क्योंकि दूसरा समूह पैदल था, लेकिन फिर भी वे अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचने में सफल रहे और रैमी को अपने पदचिह्न छिपाने के लिए बर्फीला तूफान का उपयोग करने के लिए कहा। यह बहुत गंभीर व्यामोह है, तुम्हें पता है न? डग के समूह के दूसरे योद्धा ने पूछा। फ्रॉस्ट जायंट्स यहाँ उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने उनके पवित्र अवशेष को उड़ा दिया, और ये देखते हुए कि हमने ही ऐसा किया है, मैंने सोचा कि यह बेहतर होगा कि कोई भी हमें हमारे सोने के स्थान पर वापस न ला सके। लेकिन आपको ये जगह पसंद आएगी। यह एक पुराना बौना गांव है जो पहाड़ों में गहराई में है और इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। या फिर जब हम रे को आप सभी के लिए झूलों के साथ दूसरा किला स्थापित करने के लिए कहेंगे तो आपको ये पसंद आएगा, काल ने समझाया। टोरी मुस्कुराए। झूले एक अद्भुत चीज थे। उसका मन कुछ देर के लिए अपने समूह के पुरुषों के मांसल शरीर पर चला गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया उन धारणाओं को दूर करते हुए। वह यहाँ काम करने आई थी और उस आखिरी असफलता के बाद उसने अपने समूह के सदस्यों का नेतृत्व करने के बारे में अपना सबक सीख लिया था। अनुकूल व्यवहार पाने के लिए अब और छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, यह इसके लायक नहीं था। इस बार वह उस समूह को साबित करने जा रही थी जो उसके पिछले अविवेक के बारे में नहीं जानता था कि वह वास्तव में टीम में अपनी जगह के योग्य थी और उसके पास लड़ाकू अभिजात वर्ग के रूप में अपना नाम बनाने का कौशल था। जैसे ही वे बस गए, राय ने काम करना शुरू कर दिया। दूसरे समूह के लिए शहर में दूसरा तंबू बनाया, फिर से कमांडर रैंक पर स्पाइडर सिल्क का उपयोग करके एक खंभे के चारों ओर व्यवस्थित किया और संरचना के रूप में पत्थर के खंभे के चारों ओर लपेटा। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, योद्धा, जिसका नाम काल ने सीखा था कि हैरी किम था, रात के खाने के राशन के लिए अपने पैक को खोदना शुरू कर दिया। मौलवी हंस पड़े और योद्धा रुक गया, भ्रमित होकर कि इतना मज़ेदार क्या था। ये निश्चित रूप से रात के खाने का समय था और उन्हें अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। डॉग ने दोनों पुजारियों की ओर एक शानदार इशारे से समझाया। हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पादरी हैं, जिनमें एक उच्च पुजारी भी शामिल है जो सभी उन्नत खाद्य निर्माण मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इस शिविर में घटिया राशन पैक खाने की अनुमति नहीं होगी। वास्तव में आप यहाँ घर से बेहतर खा सकते हैं। हैरी ने मुस्कुराते हुए राशन पैक रख दिया। अब यह अच्छी खबर है। मैं और लाउटाई, हम राशन पैक खाने के आदी नहीं हैं, इससे महीनों तक हमारा पाचन खराब हो सकता है। मैं अपना लगभग सारा खाना ऑफिस के कैफेटेरिया में खाता हूँ क्योंकि वे मुफ्त हैं और मुझे हाल ही में आरोही के पद पर पदोन्नति के लिए वेतन वृद्धि मिली है। उच्च पुजारी ने हंसते हुए अपनी छोटी दाढ़ी में उंगलियां फिराईं। ये पदोन्नति का मौसम रहा है।
मैं अभी हाई प्रीस्ट बना हूँ। कमांडर काल को पिछले कुछ महीनों में पदोन्नति मिली है। दाना ने हाल ही में आरोही बनाया है। आपके साथ ये लगभग आधा समूह है जिसने युद्ध से ठीक पहले एक मील का पत्थर बनाया है। ओफेलिया ने हंसते हुए अपना हाथ उठाया। मैंने जाने से 2 सप्ताह पहले आरोही बनाया था, लेकिन मुझे अगले सप्ताह टर्म परीक्षाओं के अंत में ही आधिकारिक रूप से पदोन्नत किया गया था। हैरी हंसा। मुझे यकीन नहीं है कि इससे मुझे अच्छा लगा या बुरा। आमतौर पर आरोही सदस्य बहुत सारे अनैच्छिक अनुभव वाले पेंसिल पुशर होते हैं, होनहार छात्र नहीं। रेंजर हंसी में शामिल हो गया और अपना सिर हिलाया। अगर मुझे बेहतर नहीं पता होता तो मैं कहता कि आप में से आधे अभी भी दूसरे वर्ष में हैं। और इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़ें, मेरा पूरा नाम लाओ टाई है, लेकिन कृपया मुझे टाई कहें। ठीक है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप गलत हैं, लेकिन उस कारण से नहीं जो आप सोचते हैं। डग ने मजाक किया। काल ने सिर हिलाया। ओफेलिया दूसरे वर्ष में है, लेकिन दाना पहले वर्ष में है। टाई ने उसे एक आंकलन भरी नज़र से देखा जो संकुचित हो गई। उसकी काली आंखें लगभग बंद लग रही थीं। प्रथम वर्ष और आरोही, वे क्या सोच रहे थे? तुम्हें अकादमी से बाहर जाने दिया, आगे की स्काउटिंग टीम में तो बिल्कुल नहीं। अब मैकेंजी भाई और काल की पूरी टीम हंस रही थी। कमांडर काल भी पहले वर्ष का छात्र है, अकादमी का राक्षस। उसे बाहर भेजने की तुलना में मिस दाना को उसके साथ भेजना एक छोटी सी बात थी। बॉब ने आखिरकार समझाया। थोर ने इसे अपना अवसर समझा। हर कोई हंस रहा था। इसका मतलब है कि वे खेलना चाहते हैं, इसलिए वह डग से टकराने के लिए बाहर आया, सिर थपथपाने की भीख मांग रहा था। थॉर को लबादा किसने दिया? ये प्यारा है, उसने पूछा और लाइटनिंग सेरों के सींगों के बीच खरोंचने के लिए हुड के नीचे पहुंच गया। बाहर ठंड है और यह उसे घुलने मिलने में मदद करती है। मैं ही हूं जिसने हुड के लिए सींग के छेद काटे हैं। टेसा ने खुश सेरों की ओर एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बॉब और डग ने मिलकर थोर को टीम में शामिल किया और खुशी खुशी इधर उधर घूमते हुए उस पर ध्यान दिया। गंभीर लोगों के बजाय फिर से खुश लोगों का होना अच्छा था। टाई ने थोर को कुछ मिनट तक घूरा, फिर काल की ओर मुड़ा। ये कमांडर रैंक लाइटनिंग सेरो है न? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। तुम इतने मजबूत जानवर को कैसे बांध पाए? वह वास्तव में एक अंडे के रूप में शुरू हुआ था, जैसा कि अन्य लोगों ने किया था। नहीं, यह मेरी कक्षा का प्रतिबंध नहीं है, बस भाग्य की विचित्रता है। संसाधनों, युद्ध के अनुभव और प्रशिक्षण के संयोजन ने उसे वह सेरो बना दिया जो वह आज है। टाई वाक्यांश पर खुश दिखे, लेकिन दूसरों के उल्लेख से अधिक उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि आपके पास कमांडर रैंक का जानवर था। क्या वास्तव में यह एक से अधिक था? वास्तव में 3, और एक और जो अभी भी आरोही रैंक पर है। थोर से आप पहले ही मिल चुके हैं। फिर हॉक, एक ड्रैगन हॉक है जो हमारे स्काउटिंग कर्तव्यों का पालन करता है। राय द ब्लडबैथ स्पाइडर, जो हमारा निवासी हमला गोलेम विशेषज्ञ है। और रैमी, एक नवजात नागा स्पिरिट स्नैक जो अभी भी आरोही रैंक पर है। रेंजर ने समझ में सिर हिलाया। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने आपको अकादमी से बाहर क्यों जाने दिया। जानवरों को इसकी ज़रूरत है, और उनके साथ आप एक पूर्ण कमांडर रैंक टीम के साथ हो सकते हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त समर्थन भी। फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ आपको कितनी परेशानी है? आपकी टीम के किसी भी सदस्य का आकार विशालकाय नहीं है, और केवल थोर ही विशेष रूप से टिकाऊ है। 5 कमांडर टीमों के खिलाफ हम सिर्फ एक कमांडर रैंक फ्रॉस्ट जायंट वाली टीमों से लड़ने की तुलना में थोड़े धीमे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी वास्तविक खतरे में नहीं हैं। पूरी टीम पर थोर की बाधा के साथ साथ क्लेरिक्स, सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन और राय और दाना दोनों के गोलेम्स के आशीर्वाद के साथ हम वास्तव में एक विश्वसनीय लाभ पर हैं। टाई मुस्कुराया। उस स्थिति में अगर हम खुद को किसी मुश्किल में पाते हैं तो मैं आपकी टीम को बुलाने में संकोच नहीं करूंगा। आमतौर पर किसी अन्य टीम को उनके मिशन से हटाना बुरा व्यवहार माना जाता है, जब तक कि यह कोई आपातकालीन स्थिति न हो, लेकिन अगर आपके पास अतिरिक्त ताकत है तो आप शायद समय पर काम पूरा करके हमारे पास आ पाएंगे। मैकेंजी टीम के लिए दूसरा किला बनाने के बाद राय थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए अपने स्थान पर वापस चली गई और क्लेरिक्स खाना पकाने के लिए आग के गड्ढों की ओर चले गए। डग के पास एक ऐसा हुनर था जिससे एक छोटी सी आग जलाई जा सकती थी, और यह खाना पकाने के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था, जहां वे खुशी खुशी सदियों की धूल को साफ कर रहे थे और एक विस्तृत भोजन के लिए क्षेत्र तैयार कर रहे थे। जब वे खाना बनाना समाप्त कर रहे थे तब काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन कोई भी टीम सुबह बाहर जाने के लिए जल्दी नहीं कर रही थी। वे तब निकलेंगे जब वे अच्छे और तैयार होंगे, फिर दोपहर तक शिकार करेंगे और यहाँ वापस आएंगे। काल की टीम ने जितने फ्रॉस्ट जायंट्स की रिपोर्ट की थी, उनके पास लक्ष्यों की कमी नहीं होगी और वे सूरज ढलने से पहले ही थक जाएंगे। ये काफ़ी किलाबंदी है। आपको क्या लगता है कि हम इसका उपयोग कब तक जारी रख पाएंगे? मैकेंजी भाइयों के साथ आरोही योद्धा हैरी ने पूछा। उसकी बर्फीली नीली आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। बॉब ने कंधे उचका दिए।
कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक, जब तक कि फ्रॉस्ट जायंट्स ऐसा आक्रामक हमला न करें जिससे मुख्य युद्ध रेखा उनकी पहुंच से बाहर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वे लाइन को इतना पीछे धकेलेंगे, खासकर अब जबकि क्षेत्र में उनका पवित्र अवशेष नष्ट हो चुका है। लेकिन जब तक हम दूसरा नहीं ढूंढ पाते और उसे भी नष्ट नहीं कर पाते, तब तक उनके पीछे हटने की संभावना नहीं है। इसलिए यह एक गतिरोध है और हम उन्हें लगातार थका रहे हैं और उन्हें जनरल को चुनौती देने के लिए पर्याप्त बल बनाने से रोक रहे हैं। काल ने सिर हिलाया। हमें लगभग यकीन है कि विस्फोट वाले स्थान जैसे और भी स्थान हैं, संभवतः अन्य मुख्य लाइनों के पास। लेकिन हमें संदेह है कि हमें उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों को उलटने में सक्षम होने के लिए उनके मूल को एक साथ खींचने की आवश्यकता है। केवल उन्हें नष्ट करना संभवतः पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मेरी टीम अन्य लाइनों के पास सामान छिपने के स्थानों को खोजने के लिए आगे की खोज करने की योजना बना रही थी। बॉब मुस्कुराया। और हम दोनों एक किले को साझा करते हैं। जब कमांड जानना चाहेगा कि आपकी स्थिति क्या है, तो हम आपके लिए कवर कर सकते हैं। अध्याय 289 अवशेष शिकार। हॉक अगले दिन बहुत जल्दी बाहर गया ताकि अगले दर्रे तक पहुंच सके, ताकि वह मुख्य रक्षा लाइनों के अगले हिस्से के पास इकट्ठा हुए फ्रॉस्ट जायंट्स की जांच कर सके। ये सबसे संभावित स्थान था जहां एक और अवशेष हो सकता था, और अगर इससे ठंड दूर हो जाती तो वह खुशी खुशी उन्हें चुराने में मदद करता। भले ही काल ने फिर से सांप को दे दिया हो, वह भाग्यशाली था। वे इसे छिपा भी नहीं रहे थे, या शायद वे छिपा रहे थे लेकिन ऊपर से नहीं। ये दूसरे की तरह ही था, एक बड़े पत्थर के बगल में एक जादुई घेरा, लेकिन यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी के काल्डेरा में था और यह वैसा महसूस नहीं हुआ। इतनी बर्फ के बजाय ये बहुत ठंडा था और जादुई घेरे के चारों ओर राक्षस अलग थे। यह अभी भी फ्रॉस्ट जायंट्स थे, लेकिन मजबूत नहीं थे। वे आरोही के नेतृत्व में जागृत समूहों का निर्माण कर रहे थे और उन्हें फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र में वापस भेज रहे थे ताकि वे फिर से संगठित हो सकें और अधिक शक्तिशाली समूहों के साथ मिल सकें जो एक संयुक्त बल के रूप में अग्रिम पंक्ति के समूहों में वापस आ रहे थे। अपनी बढ़ी हुई दृष्टि और पतली हवा में उड़ने के लिए आवश्यक प्रयास पर बहुत सारे मौन शापों के साथ हॉक इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा कि वह उसी फ्रॉस्ट जायंट शहर के आसपास की अधिकांश प्रक्रिया को देख सकता था। त्वरित गणित, जिसे विंडस्पीड हॉक्स ने यह अनुमान लगाने में मदद करने के लिए विकसित किया कि पृथ्वी माउस के छेद उनके द्वारा खोजे गए अंतिम छेदों के सापेक्ष कहाँ होंगे, ने उन्हें बताया कि पहले स्थान के दूर की ओर एक और संभावित छिपने की जगह होनी चाहिए जहां उन्हें एक जादुई पत्थर मिला था। ये लगभग बराबर दूरी थी, लेकिन आज सुबह उड़ान भरने के लिए यह बहुत दूर थी। इसलिए उसने एक उथला गोता लगाया जो किले के सबसे नज़दीकी समूहों पर सुबह की रिपोर्ट बनाने के लिए वापस जाते समय गति बढ़ाएगा। आसपास अभी भी बहुत सारे फ्रॉस्ट जायंट थे और ज्वालामुखी तक पहुंचने में समय लगेगा जहां अगला पत्थर छिपा हुआ था। काल ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी कैंटीन पर चम्मच थपथपाया। मेरे पास हॉक की प्रारंभिक स्काउटिंग रिपोर्ट है। उसने एक और फ्रॉस्ट स्टोन स्थान पाया है। यह एक ज्वालामुखी में है जो यहाँ से एक पूरे दिन की यात्रा पर है, अगले प्रमुख मुठभेड़ के पास। वितरण उनके क्षेत्र में मुख्य पहुंच घाटियों के पास प्रतीत होता है ताकि प्रभाव बेहतर ढंग से फैल सके। यदि हम अगले को प्राप्त कर सकते हैं और फिर तीसरा पा सकते हैं तो हम प्रभाव के एक पूरे हिस्से को ध्वस्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आमतौर पर हॉक ठंड को कोसता है अगर उसे एक स्थान खोजने के लिए इतनी ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है, जो मुझे बताता है कि प्रभाव पहले जितना मजबूत नहीं है। ये केवल एक स्थान निष्क्रिय होने के साथ है। हम आज शिकार करेंगे, उस दिशा में जाएंगे, लेकिन हम आज रात शिविर में वापस नहीं आएंगे। हम इसे मैकेंजी समूह के लिए छोड़ देंगे। यदि वे हमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं तो इसे दिखावा करें और उन्हें ये सोचने दें कि हम अभी भी क्षेत्र में हैं और किसी अन्य युद्ध के मैदान में नहीं हैं। हम कल वापस आएंगे, उम्मीद है कि अच्छी खबर के साथ। बॉब ने उसे एक लापरवाही से सलामी दी। शुभकामनाएं कमांडर, हम आज आपके लिए कवर करेंगे और यदि आप कल रात वापस नहीं आए तो हम आपको ढूंढने जाएंगे। यही सबसे अच्छा था जो वे दे सकते थे। हो सकता है कि बाद में संचार फिर से बंद हो जाए या काल का समूह इस बार आसानी से बाहर न निकल पाए। नाश्ते के बाद दोनों समूह एक साथ चले गए और रैमी ने बर्फ को तब तक सक्रिय रखा जब तक वे पेड़ों से बाहर नहीं निकल गए। इससे गुफाओं में वापस जाने का रास्ता खोजना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अधिकांश अभिजात वर्ग के पास अच्छी यादें थीं और वे नहीं चाहते थे कि उनके पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए कोई और उनके किले में वापस जाए। ये राक्षसों द्वारा अपवित्र किए जाने या किसी यादृच्छिक समूह द्वारा कब्जा किए जाने के लिए बहुत अच्छी जगह थी जो सभी अवशेषों को जलावन की लकड़ी के लिए तोड़ देगा और गंदगी फैलाएगा। पहले कुछ घंटों के लिए वे मुख्य लाइनों के सामने से गुजरे, दिग्गजों के घूमते हुए समूहों का शिकार करते हुए जो अभी भी फ्रॉस्टस्टोन के टुकड़ों की तलाश कर रहे थे। मुख्य समूह द्वारा भेजी जा रही टीमों के प्रयासों से पत्थर के टुकड़ों और उन्हें खोजने वाले फ्रॉस्ट जायंट्स दोनों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आ रही थी, और कल दोपहर से पहले लाइन के दूर की पहाड़ियों में अपनी टीम का नेतृत्व करने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने हॉक के साथ उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अपेक्षाकृत परेशानी मुक्त मार्ग पर ले जाकर जॉगिंग कराए।
फ्रॉस्ट जायंट्स को वास्तविक पहाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सीमा के इस हिस्से के साथ एक नदी बहती थी जो उस झील तक जाती थी जहां काल और उनकी टीम ने इसे पार किया था। सीमा के अधिकांश हिस्से के साथ खड़ी घाटी मानव आक्रमण बल के लिए इसे पार करना लगभग असंभव बना देती थी, इसलिए केवल जहां पहाड़ों में वाहनों के लिए पर्याप्त अंतराल था वहां उन्होंने सुरक्षा स्थापित की। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा आसान है? ओफेलिया ने पेड़ों के बीच से भागते हुए फुसफुसाया। जैसे कि ये दूसरा स्थान एक जाल है और जैसे ही हम पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे वे हम पर कुछ फेंक देंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हॉक ने अभी तक इस बात का कोई संकेत नहीं देखा है कि घात क्या हो सकता है। काल ने सहमति जताई। और हम वैसे भी जा रहे हैं? उसने पूछा। मुझे पता है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर यह जाल भी है तो भी फ्रॉस्ट स्टोन असली होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रॉस्ट जायंट्स जो इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं वे असली हैं। क्षेत्र के सैनिक वर्तमान में उनसे उलझे हुए हैं। काल ने जवाब दिया। ठीक है, यह ऐसा ही है, बस सावधानी से आगे बढ़ें ताकि हम किसी अदृश्य चीज से घात लगाकर हमला न करें। यह एक अच्छी बात थी। उन्होंने खतरे को अदृश्य बनाने का कोई तरीका खोज लिया होगा। हॉक, क्या आप पहाड़ी पर जमीनी स्तर पर कुछ रैंड हमले कर सकते हैं? अगर वे बिना किसी समस्या के जमीन पर गिरते हैं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो कोई बाधा या भ्रम है? काल ने सुझाव दिया। वे ज्वालामुखी के आधार से केवल कुछ किलोमीटर दूर थे, लेकिन काल आज रात हमला नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह संभवतः अंधेरा होने तक जारी रहेगा और फिर उन्हें एक दिन की यात्रा और लड़ाई से थके होने के कारण भागने का रास्ता खोजने की आवश्यकता होगी। रे, हमें रात के लिए एक अच्छी छुपने की जगह ढूंढो और हम सुबह ऊपर जाएंगे। रे लोट्स को अपनी पीठ पर लाद कर किला बनाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए बाहर निकली, और जब उसका पैर बर्फ के ढेर के नीचे दबा तो उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई। जगह मिल गई। सबको ले आओ और रैमी को उसे फिर से छिपाने के लिए अपना बर्फीला तूफान ऊपर रखने को कहो। रे ने उन्हें सूचित किया। गुफा छोटी और तंग थी, लेकिन प्रवेश द्वार पर रेशमी गुंबद के साथ बर्फीले तूफान ने इसे गहराई से दबा दिया और सभी ने रात के लिए एक खंजर की गर्मी के साथ एक साथ इकट्ठा होकर ज्वलंत शरीर गुफा को गर्म रखा। उन्होंने अगली सुबह जल्दी से खाना खाया और हॉक को एक बार फिर क्षेत्र की जांच करने के लिए भेजा। सब ठीक है, कई कमजोर दिग्गज। मैं पेड़ों के बीच से नीचे उड़ गया और उन्होंने मुझे रिज तक पूरे रास्ते नहीं देखा। उसने रिपोर्ट की। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या हर कोई इसके लिए तैयार है? काल ने पूछा। जितना संभव हो सके हम तैयार रहें, टेसा ने सहमति जताई। एक बार जब वे अपने बर्फीले सोने के स्थान से बाहर निकल गए तो काल ने राय और थोर को बुलाया ताकि सभी को ऊपर जाने के लिए सवारी मिल सके और पहाड़ पर हॉक के मार्ग का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसा मार्ग खोज लिया था जो आसानी से चलने योग्य होना चाहिए, यहाँ तक कि यात्रियों के साथ थोर के लिए भी, और यदि वे किसी जाल में नहीं फंसे तो उन्हें 2 घंटे के भीतर शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। क्षेत्र में बहुत कम फ्रॉस्ट जायंट गश्ती दल थे, संभवतः मानव रेखाओं के पास अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि काल और अन्य लोग किसी से नहीं टकराएंगे और यदि वे बदकिस्मत रहे तो अलार्म नहीं बजाएंगे। उनका पहला परीक्षण शिविर छोड़ने के केवल 10 मिनट बाद हुआ, जब वे एक आरोही रैंक नेता के साथ 10 जागृत रैंक फ्रॉस्ट जायंट्स के समूह से मिले। उन सभी को इतनी जल्दी खत्म करना आसान नहीं था कि उनमें से कोई भी चिल्ला न सके और इतना शोर मचाए बिना कि दूसरे समूह भाग कर आएं, लेकिन स्पाइडर गोलेम्स और दाना की बदौलत गले पर एक मैजिक मिसाइल की मदद से उन्होंने काम पूरा किया और शवों को अगले गश्ती दल को खोजने के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। पेड़ों और बर्फ को इतना नुकसान पहुंचा था कि यह छिपाना मुश्किल था कि वहां कोई लड़ाई हुई थी, और शवों को ले जाना केवल इस बात पर जोर देता कि वे अपने निशान छिपाने की कोशिश कर रहे थे, और यह कि यह कोई जंगली राक्षस का हमला नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। बर्फीला तूफान मंत्र जिसे रैमी ने सक्रिय रखा था, ये बताना मुश्किल बना देता था कि हमला कब हुआ था जब तक कि उस पर बहुत तेजी से कुछ नहीं हुआ। अध्याय 290। काल ने पहाड़ की ओर देखा। वहां बहुत अधिक गश्ती दल नहीं है, इसलिए चलते रहें। रैमी के बर्फीले तूफान ने हमें ढक रखा है, ये बताना मुश्किल होगा कि हम कब पहुंचे। जब तक हम कालडेरा तक नहीं पहुंच जाते तब तक गति ही हमारी मित्र है। वे उड़ती हुई बर्फ को अपने ट्रैक के लिए और लोगों की नज़रों से बचने के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसा लग रहा था कि यह काफ़ी हद तक काम कर रहा था और वे फिर से बिना किसी अवरोध के पहाड़ पर चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन जैसे जैसे वे शीर्ष के करीब पहुंचते गए यह भावना उतनी ही प्रबल होती गई कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। रे, क्या कोई संकेत है कि हमें किसी भ्रम में फंसाया जा रहा है? काल ने पूछा। नहीं, ये सब ठीक लग रहा है, भूमिगत उस अजीब स्थिति जैसा नहीं। ये जगह बस गलत लग रही है, जैसे हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे हमें परेशानी हो। उसने जोर दिया। फिर वह रुक गई। जो भी गलत है वह यही है। रैमी ने उसी समय अपनी जगह से बाहर देखा। रुको,
यहाँ कुछ है। काल ने सभी को रुकने का संकेत दिया। जानवरों के पास ऐसी इंद्रियां थीं जो उनके पास नहीं थीं, और जो वे महसूस कर रहे थे उसे समझने के लिए कुछ क्षण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मानसिक स्थान पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उपयोग वह ध्यान के लिए करता था, इस उम्मीद में कि वह शून्य से कुछ समझ हासिल करेगा। जब उसने शून्य पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। इस भावना ने उसकी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे ध्यान की अनुभूति बढ़ती गई, वे मजाक नहीं कर रहे थे, इस जगह पर वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। फिर उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी और थर्मल विशन, जिस पर काल ने दिन के दौरान केवल न्यूनतम ध्यान दिया था, उसे पहाड़ी पर हर जगह गर्म स्थान दिखाने लगा, और उनके ऊपर और भी अधिक शक्तिशाली रूप से। ओह बकवास, ज्वालामुखी फटने वाला है, उसे एहसास हुआ। यूटन, ये जाने का समय है। लोट्स ने पीछे की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। ओफेलिया क्षण भर के लिए जम गई, लेकिन जब थोर ने मुड़कर भागना शुरू किया तो वह समूह में शामिल हो गई। जब वे भाग रहे थे तो उनके रास्ते से कुछ मीटर की दूरी पर ही गर्म गैस का पहला फव्वारा निकला और ज्वालामुखी की गड़गड़ाहट और भी बदतर हो गई। थोर और टेसा सुनहरी पवित्र रोशनी से चमक रहे थे, जो असामान्य था क्योंकि वे आमतौर पर सभी को प्रभावित करते थे। लेकिन चूंकि समूह के अधिकांश लोग थोर की पीठ पर थे, इसलिए उन्हें नीचे से निकलने वाली गैस से बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। रे वैंट को चकमा देने का बेहतर काम कर रही थी, क्योंकि वह उन्हें आते हुए देख सकती थी, लेकिन थोर को विस्फोट होने से पहले जमीन में गड़गड़ाहट महसूस हो सकती थी, और वह पेड़ों के बीच से पहाड़ी से नीचे भागते हुए आगे की ओर गिरने से बचने के लिए संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा। एक वारबियर की तरह अपने शरीर के साथ वह थोड़ा ऊपर से भारी था, और ढलान से नीचे उतरते समय उसके लिए खड़ी ढलानें खतरनाक थीं। पहाड़ की चोटी से चट्टान और आग की बौछार हुई, जो आसमान में ऊंची आग उगल रही थी। इससे लगभग निश्चित रूप से एक मूर्ति का अंत हो गया, लेकिन इस बार वे इसे वापस पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे। शक्ति की भावना ने काल का ध्यान उनके पीछे खींचा, और उसने जो पाया वह दुनिया के हर फ्रॉस्ट जायंट का आतंक था। ज्वालामुखी से मुक्त होकर एक विशाल धब्बेदार लाल ड्रैगन फट रहा था, जो मैग्मा और पत्थर के विस्फोट के बीच आसानी से उड़ रहा था। लोर्ड्स, पीछे देखो, वह क्या है? काल ने ज्वालामुखी की गर्जना के बीच चिल्लाया। उसने केवल एक पल के लिए देखा, फिर काम उठी और आगे की ओर देखने लगी। वह एक मैग्मा ड्रैगन है, जो क्रोमैटिक ड्रैगन का एक रूप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतना बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक कि एक प्राचीन वन ड्रैगन के पंखों का फैलाव भी इतना बड़ा नहीं होता है। उसने चिल्लाकर कहा, क्या आपको लगता है कि यह हमारी तरफ हो सकता है? ये फ्रॉस्ट जायंट से बहुत नाराज लग रहा है, दाना ने पूछा। लोट्स ने बस हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैग्मा ड्रैगन वास्तव में अपनी दयालुता या मानवीय कार्यों के लिए नहीं जाने जाते हैं। बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि वह अपना ध्यान हमारी ओर मोड़ ले। मानो अपनी बात को साबित करने के लिए, मैग्मा ड्रैगन की पूंछ ने उनकी दिशा में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ लाल पत्थर मारा और सीधे उनके समूह की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उनके बीच गिरा, सभी तितर बितर हो गए, और ऐसा प्रभाव पड़ा कि जमीन थोर के भूकंप कौशल से भी बेहतर तरीके से हिल गई। काल क्षण भर के लिए प्रभाव खाई से पिघली हुई बर्फ से निकलने वाली भाप से अंधा हो गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि वे हमले से पूरी तरह बच गए हैं और वे आगे बढ़ सकते हैं। रुको, मेरे लिए चमकदार चट्टान, थोर ने खुशी मनाई, क्योंकि उसने अपने सींगों से पत्थर को उठाया और उसे अपने स्थान पर ले गया। यह अभी भी बहुत अधिक गर्मी उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, थोर देख सकता था कि यह एक प्राकृतिक नीला क्रिस्टल था, पहाड़ की चोटी से फ्रॉस्ट स्टोन का एक बड़ा हिस्सा, जिसे ड्रैगन ने तोपखाने के प्रक्षेप्य के रूप में इस्तेमाल किया था। ये थोर के तालाब के बगल में अच्छा लगेगा जब यह अपने प्राकृतिक नीले रंग को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ठंडा हो जाएगा, काल ने फैसला किया, क्योंकि वे पहाड़ी से नीचे भाग रहे थे और पिघले हुए पत्थर की ज्वार की लहर से दूर थे जो उनके पीछे ढलान से नीचे आ रही थी। लेकिन प्रवाह सबसे बड़ा खतरा नहीं था, कम से कम उन आम लोगों के लिए नहीं जो ज्वालामुखी की ढलानों पर नहीं थे। राख और आग के विशाल बादल ने आसमान को काला कर दिया था, दिन को रात में बदल दिया था, और बर्फ को राख की मोटी परत में ढक दिया था। शायद यह उनकी योजना थी। ज्वालामुखी विस्फोट पूरे क्षेत्र को कृत्रिम सर्दी में डाल देगा। उस बादल को साफ होने में महीनों लगेंगे और तापमान वापस बढ़ने में और भी ज्यादा समय लगेगा। लोट्स ने राय की पीठ पर बैठे हुए पीछे की ओर देखते हुए कहा, रैमी एक जादूगर है, उसे बादल को दूर भगाने के लिए कहो। जादूगर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, है न? हॉक ने जोर दिया। एक अतिरिक्त सर्दी, जब वे पहले से ही सर्दी में थे, ऐसा लग रहा था कि इसे किसी तरह के नियम द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हॉक के लिए एक जगह पर इतनी सर्दी स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। रैमी ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। अगर कोई ओवरलॉर्ड रैंक का जादूगर है तो वे ये सब हमसे दूर उड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मैं तो बस एक छोटा सा सांप हूँ।
रैमी अपनी सबसे प्यारी और मासूम हरकत कर रही थी, यहाँ तक कि अपने सिर के चारों ओर तराजू के हुड को घुमा रही थी ताकि ऐसा लगे कि वह खुद को गले लगा रही है। हॉक इसे नहीं खरीद रहा था, लेकिन थोर को ये प्यारा लगा। हालांकि किसी भी राय ने इस तथ्य को नहीं बदला कि रैमी के पास सैकड़ों किलोमीटर तक मौसम बदलने और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र से राख के बादल को दूर करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन इससे भी बदतर प्रचलित हवाएं फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र से बाहर बह रही थीं और राख का अधिक हिस्सा मानव क्षेत्र में ले जा रही थीं, और उसके बाद स्टोन जायंट क्षेत्र में, जहां लोड्स को पता था कि यह स्थिर हो जाएगा क्योंकि समुद्र से हवा इसकी गति को रोक देगी। स्टोन जायंट खुश नहीं होंगे, लेकिन इसे प्रकृति की शक्ति के रूप में गिना जाना चाहिए, अजेय और रोका नहीं जा सकता। यह अभी नहीं हुआ होता अगर फ्रॉस्ट जायंट ने जानबूझकर या अनजाने में मैग्मा ड्रैगन को परेशान नहीं किया होता, लेकिन यह अंततः अपनी नींद से उठ गया होता और परिणाम वही होता। मुझे उम्मीद है कि आपकी सहनशक्ति प्रभावशाली से परे है, क्योंकि लावा प्रवाह और राख का बादल दोनों हम पर हावी हो रहे हैं, काल ने ओफेलिया को सूचित किया जब वे आधे घंटे से अधिक समय बाद पहाड़ी के नीचे पहुंचे। पूरा दिन दौड़ना तो ठीक है, लेकिन हम किस तरह दौड़ें? उसने पूछा। हवा के विपरीत दिशा में। ये हमें उस जमीन पर वापस ले जाएगा जिसे हमने पहले ही कवर कर लिया है, और पहली घटना की ओर, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ एक बल है, भले ही हर कोई अराजकता में व्यस्त हो, काल ने समझाया। क्या हवा का भी इससे कोई मतलब है? उसने मशरूम के आकार के बादल की ओर इशारा करते हुए पूछा। ईमानदारी से, मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाद में इसे राख को उड़ा देना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे इसकी परवाह नहीं है। ज्वालामुखी अब अपना मौसम बना रहा था और हवा विस्फोट से बाहर की ओर बह रही थी, तेजी से सब कुछ गर्म कर रही थी और उनके चारों ओर की बर्फ को पिघलाकर कीचड़ में बदल रही थी। क्या हमें मुख्य लाइन पर जाना चाहिए? लोड्स चिल्लाया जब वे पहाड़ियों और पेड़ों के बीच से बेहतर समय निकालने की उम्मीद में खुले में नीचे की ओर बढ़े। नहीं, ड्वार्फन विलेज की ओर जाओ, काल ने वापस बुलाया। वह सुरक्षित लग रहा था, और अगर यह उनकी बाधाओं के लिए नहीं होता तो राख पहले से ही उनके कपड़े जला रही होती। पेड़ों पर कुछ जगहें पहले से ही झुलसी हुई थीं, उन पर जमी बर्फ के बावजूद, और काल के लिए इसका मतलब था कि वहां एक बड़ी जंगल की आग लगने की संभावना थी। एक फटते ज्वालामुखी से कैसे बचें, यह उनके स्कूल के विषयों में से एक नहीं था।